हेलो एवरीवन। सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए बायोलॉजी के ना टॉप 150 प्लस एमसीक्यूज के बारे में। इसमें मेरे लास्ट 10 इयर्स के जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, A group of compactly arranged homogeneous mass of cell occupying the center of typical microsporangium in an anther। अब जो एंथर होता है ना, उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है और उसके सेंटर में कौन से मास ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, उन मास ऑफ सेल्स को ना हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से ये सेल माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जो फर्दर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फिगर ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर इनटू मैच्योर पोलन ग्रेन हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें फिगर में 1 2 3 4 बताना है। तो याद रखना, जब क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है वो पोलन ग्रेन बनाता है। इसमें याद रखना एक क्या आ जाता है, यहाँ पे वैक्यूल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल आ गया और एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर आता है, जिसकी वजह से एसिमेट्रिक डिवीजन होती है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर 1 है ये स्मॉल सेल होता है, इसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, और बड़े वाले को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, जनरेटिव सेल, सेकंड वेजिटेटिव सेल होगा, थर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, फोर्थ हमारा वैक्यूल है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें फिगर 1 एंड 2 दिया हुआ है, शोइंग 2 स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस इन टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। हमें बताना है प्लॉइडी ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। ठीक है, प्लॉइडी मतलब हमें बताना ये डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो हमें बताना कि कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ ना एक्स दिया हुआ है। जो एक्स है ना वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट प्रेजेंट है, और ये याद रखना क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो सेल है ना वो क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। तो इसके अंदर याद रखना, जो सेल होता है ना जो डिवाइड करता है, इसे हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और ये जब ये डिवाइड करता है ना तो मियोसिस फर्स्ट से ना, ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट से ये 2 सेल बनाता है, इसे हम मेगास्पोर डायाड कहते हैं। ठीक है, सो इट फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज मेगास्पोर डायाड। और ये जो दोनों सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो एक्स जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, और ये जो एक सेल था स्टार्टिंग में उसे मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। मियोसिस 1 में वो 2 सेल बनाएगा, वाई एंड जी, ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, हमारे डिप्लॉइड होंगे। इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट में याद रखना जर्म पोर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जर्म पोर जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन में। ठीक है, वेयर एज जो सिनर्जिड्स है, फिलीफॉर्म एपरेटस, सेंट्रल सेल, ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेक्ट द प्लांट स्पीशीज वेयर इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब इमैस्कुलेशन में क्या होता है, जो मेल पार्ट है ना उसको हम रिमूव करते हैं, और मोस्टली ये किसके लिए होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए होता है। अब अगर हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स की बात करें, इसमें क्या है, जो कैस्टर है, ठीक है, कैस्टर है, जो मेज है और वीट है, वो क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, मेल पार्ट को रिमूव करते हैं। वेयर जो पपाया है ना वो याद रखना क्या है, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो इसको अगर आपके पास क्या है, फीमेल प्लांट है, ठीक है, अगर इसके आपके पास क्या फीमेल प्लांट है और वो क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो इसमें इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेशन इन वेलिसिनेरिया। जो वेलिसिनेरिया है, पॉलिनेशन ना इसमें क्या होती है, वाटर में होती है। सबसे पहला इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये विंड पॉलिनेशन में होता है। सेकंड है, फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टाक, ये करेक्ट है। जो फीमेल फ्लावर है वो सरफेस ऑफ वाटर में लॉन्ग स्टाक से पहुंचता है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है। और फोर्थ है, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, तो वो वाटर में सबमर्ज नहीं रहता है, तो वो वाटर के ऊपर रहता है।
क्योंकि क्या होता है वाटर के ऊपर वो लॉन्ग स्टार्क से रीच करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो इसका ओवरऑल जो डी ऑप्शन है, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड इसमें ऑप्शन दिया है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है सेल्फ पॉलिनेशन इज फुली इंश्योर्ड इफ। सेल्फ पॉलिनेशन फुली इंश्योर्ड कब होता है? फर्स्ट, फ्लावर इज बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर होने पे भी ना क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। द स्टाइल इज लॉन्गर देन द फिलामेंट, तब भी क्या हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। फ्लावर इज कैलिस्टोगैमस। अगर फ्लावर कैलिस्टोगैमस है ना, कैलिस्टोगैमस का मतलब क्या है? जो फ्लावर है वो क्लोज्ड है, ठीक है। सो इट डू नॉट ओपन, ये ओपन नहीं होता। और इसमें क्या होता है? जो एंथर है, ठीक है, और जो स्टिग्मा है वो क्या होता है? इट इज क्लोज टू ईच अदर, उस पास पास में रहता है और फ्लावर ना क्लोज होता है। तो इसमें सिर्फ क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है कैलिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड बिकॉज दे आर बायसेक्सुअल फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है द गिवन फिगर ऑफ एन एग apparatus ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एग apparatus का हमें फिगर दिया है। शो द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब फॉर रिलीज ऑफ 2 मेल गैमेट। तो पोलन ट्यूब की यहाँ पे एंट्री शो की है, 2 मेल गैमेट यहाँ पे रिलीज हुए हैं। विच ऑफ द 2 फ्रॉम एक्स वाई जी द 2 मेल गैमेट फ्यूज विद। तो जो मेल गैमेट है वो एक्स वाई और जी में किसके साथ वो फ्यूज करेंगे, ये हमें बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स क्या होता है, एक्स याद रखना क्या है? एक एग है, ठीक है। वेरस वाई क्या, अगर आप देखो 2 हैं तो ये 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। वेरस अगर आप जेड की बात करोगे ये क्या है? सिनर्जिड है, ठीक है। अब ये जो मेल गैमेट है ना सिनर्जिड के थ्रू मूव करते हैं और ये क्या करेंगे? जो एक मेल गैमेट है वो क्या करता है? एग के साथ फ्यूज करता है। एग के साथ फ्यूज करके ना वो क्या बनाता है? साइगोट बनाता है। और दूसरा मेल गैमेट ना 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके PEN बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? एक्स और वाई के साथ कंबाइन कर रहे हैं मेल गैमेट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन टिपिकल एंजियोस्पर्म। सबसे पहले दिया है हमें बताना है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है वो कैसे होता है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रीसीड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ये गलत है। पहले एंडोस्पर्म बनता है उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, तो ये गलत इन्होंने दिया हुआ है। सेकंड है एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो ये करेक्ट है। जो एंडोस्पर्म के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3N होते हैं और वो डिवाइड करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट दिया है एंडोस्पर्म टिश्यू हैज स्कैंसिटी रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल। गलत है, क्योंकि इसमें स्कैंसिटी मतलब कम नहीं होते, इसमें ज़्यादा होते हैं। तो दे हैव एबंडेंट रिजर्व ऑफ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है अंडरगो सक्सेसिव डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये भी करेक्ट है। जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं जो बनता है। तो ये करेक्ट है। तो अगर हम बात करेंगे सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें सेकंड एंड फोर्थ है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शो करेक्टली आइडेंटिफाइड U, X, Y, Z इन द डेवलपिंग डाइकोट एम्ब्रियो। सबसे पहले जो X है सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सस्पेंसर सेल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो हमारा Z है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रेडिकल जो रूट सिस्टम बनाता है। अब ये जो Y है ये 2 होते हैं, क्योंकि डाइकॉट है तो ये कॉटिलिडन रिप्रेजेंट करता है। अगर U की बात करेंगे, U क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्लीम्यूल रिप्रेजेंट करता है जो बाद में शूट सिस्टम बनाता है। तो 11th का जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है मैच द करेक्ट स्ट्रक्चर इन कॉलम 1 विद द फ्रूट इन द कॉलम 2 इन द गिवन चार्ट। अब याद रखना पेरिस्पर्म क्या होता है? जब न्यूक्लियस ना क्या होता है? सीड में प्रेजेंट होता है। जब सीड बनता है उसमें स्टिल क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। तो इसका आंसर है ब्लैक पेपर में ये होता है। अब याद रखना जो स्ट्रॉबेरी है एक्चुअल में वो क्या होता है? थैलमस से बना होता है, इसे हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। तो थैलमस जो होता है वो स्ट्रॉबेरी होता है। पेरिकार्प जो होता है वो क्या होता है? कवरिंग ऑफ द फ्रूट। जो मैंगो है उसका फ्लैशी जो पार्ट है वो पेरिकार्प होता है। और याद रखना मेज में याद रखना एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसे हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है अगर हम बात करें 12th का ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन।
याद रखना कुछ जो प्लांट्स की सीड बनते हैं ना तो उसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, इसे हम नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है ग्राउंडनट एनपी। ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, द फ्लोरल पार्ट दैट डेवलप इनटू फ्रूट इन स्ट्रॉबेरी। अभी हमने पढ़ा था जो स्ट्रॉबेरी में पार्ट फ्रूट बनाता है वो थैलमस होता है, इसे हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट रेजिडुअल एंडोस्पर्म विल बी प्रेजेंट। तो कुछ सीड्स में याद रखना एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो सकता है रेजिड्यू उसका, तो इसे हम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है व्हीट, मेज एंड बार्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीड ऑफ एन ऑरेंज व्हेन टेकन आउट एंड स्क्वीज शो मैनी एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, रीजन फॉर दिस इन मैनी एम्ब्रियोज हैव डेवलप्ड फ्रॉम। ठीक है, अब याद रखना ऑरेंज को जब आप बाहर लेते हो ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, और ये एम्ब्रियो कहाँ से आते हैं, ये ना न्यूक्लियर के सेल्स से आते हैं। जो न्यूक्लियर के सेल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, प्रोट्रूड करते हैं और वो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर के सेल्स है ना ये बहुत सारे क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोस बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि न्यूक्लियर के सेल डिवाइड होते हैं और डेवलप होते हैं एम्ब्रियोस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, द फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म डिवेलप्स इनटू। अब याद रखना जो एंजियोस्पर्म होता है ना इसमें ना मेगास्पोर जो मदर सेल्स है वो मियोसिस के बाद ना 4 क्या बनाते हैं, मेगास्पोर बनाते हैं। ठीक है, ये जो मेगास्पोर है वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इनमें से जो एक मेगास्पोर है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियोसैक बनाता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन सम स्पीशीज। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो कुछ न्यूक्लियर सेल्स है ना वो एम्ब्रियो सैक में जाके डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है और इसका जो एग्जांपल है वो मैंगो है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 2 की जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फिगर गिवन बिलो शो द सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें सेक्शनल व्यू दिया हुआ है, हमें करेक्ट लेबलिंग करना है WXYZ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना, ये जो X होता है ये फैलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन होता है, ये एम्पुला रीजन होता है। ठीक है, अगर हम Y की बात करें, Y क्या होता है, यहाँ पे सर्विक्स होता है। ठीक है, अगर हम बात करें Z की तो ये यूट्रस का आउटर वाला पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, और जो मिडिल पोर्शन है वो W दिया हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं। दिस इज मायोमेट्रियम। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे W क्या है, मायोमेट्रियम है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट है। X क्या दिया हुआ है, एम्पुला दिया है, Y सर्विक्स है और Z हमें क्या दिया है, पेरीमेट्रियम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ह्यूमन स्पर्म न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द रीजन नोन एज। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ स्पर्म में, कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और ये प्रेजेंट होता है मिडल पीस में। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हेड गेट एम्बेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो जो स्पर्म का हेड है ना एम्बेड हो जाता है, याद रखना, सर्टोली सेल में, वहां से वो क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है और उसके बाद वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हार्मोन दैट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन ह्यूमन मेल। तो जो हार्मोन रिक्वायर्ड होता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, इसे हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है LH, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर एक्टिव ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। तो याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जो क्या होता है, पिट्यूटरी होता है ना, वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, FSH एंड LH। ठीक है, तो ये ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में FSH एंड LH जो है वो एक्टिव होते हैं, ये 2 हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सोर्स ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन FSH-R। अब याद रखना जो FSH है ना वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज होता है हार्मोन, और इसका फंक्शन क्या होता है, फॉलिकुलर फॉर्मेशन, जो फॉलिक्यूल है उसकी डेवलपमेंट में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है
उसमें FSH हेल्प करता है और एज ए रिजल्ट जो फॉलिकल होता है ना बाद में वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्पेसिफिक साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। जो ह्यूमन फीमेल है फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है और उसका जो एम्पुलरी रीजन है एम्पुला वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। पुरानी बुक्स में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन दिया है बट अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक हमारा एम्पुलरी रीजन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द लिम्फ डिजिट आर फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीटस बाय द एंड ऑफ। तो ये जो लिम्फ और जो डिजिट्स बनते हैं फिंगर्स बनते हैं ये एंड ऑफ 2 मंथ्स अराउंड 2 मंथ्स के बाद क्या होता है ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 60 डेज ऑफ प्रेगनेंसी के बाद लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रोनिक विलाई इन ह्यूमन। हमें बताना है कौन सा ट्रू है। इट अपेयर आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इन द यूट्रस। तो क्रोनिक विलाई जो है वो इम्प्लांटेशन के पास दिखाई देता है इन द यूट्रस। ठीक है तो ये करेक्ट है। सेकंड इट बिकम इंटरडिजिटेड विद द सर्वाइकल टिश्यू। अभी हमने पढ़ा ये जो है वो किसके साथ कंबाइन होता है यूट्रस के साथ। तो इंटरडिजिटेड वो यूट्रस के साथ करता है ना कि सर्वाइकल टिश्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये गलत है। थर्ड है इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो ये करेक्ट है। तो एक्सचेंज ऑफ जो मटेरियल है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इट डिवेलप फ्रॉम द इनर मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो इनर मास है वो क्या बनाते हैं एम्ब्रियो बनाते हैं। जो आउटर सेल होते हैं जो ट्रोपोप्लास्ट होता है उससे ये क्या बनता है क्रोनिक विलाई बनता है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है एजर्शन है द पेरीमेट्रियम ऑफ यूट्रस एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये गलत है क्योंकि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ना जो मायोमेट्रियम है वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। तो एजर्शन हमें गलत दिया है। रीजन है ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा जो रीजन है वो करेक्ट है क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है ना वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एजर्शन हमारा गलत है। रीजन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इन ओवम इज फॉलोड बाय। तो जैसे ना स्पर्म ना एंटर करता है ना ओवम में तो याद रखना इसकी म्योसिस सेकंड क्या होती है कंप्लीट होती है तो ऊटिड बनता है। ऊटिड को ही हम क्या बोलते हैं ओवम कहते हैं। तो ये बनता है साथ में सेकंड पोलर बॉडी बनती है जो डीजनरेट हो जाता है। ठीक है तो इसका आंसर होगा कंप्लीशन ऑफ म्योसिस सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। तो अगर हम सीक्वेंस ऑफ हार्मोन की बात करें तो जो पहला हार्मोन होता है वो FSH होता है पिट्यूटरी से ये रिलीज होता है। अब FSH जो है ना वो क्या करता है जो फॉलिकल है उसकी ग्रोथ करता है और फॉलिकल से याद रखना क्या रिलीज करता है एस्ट्रोजन ये हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद याद रखना फॉलिकल डीजनरेट हो जाता है ये कॉर्पस लूटियम बनाता है और कॉर्पस लूटियम याद रखना प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है रिलीज करता है। तो पहले FSH होगा फिर ईस्ट्रोजन फिर प्रोजेस्टेरॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। पहला स्टेटमेंट है प्लेसेंटा सिक्रीट रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये करेक्ट है। जो रिलैक्सिन है ना वो मसल को रिलैक्स हेल्प करने में हेल्प करता है और डिलीवरी के टाइम पे चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। सेकंड है प्लेसेंटा सिक्रीट हाई अमाउंट ऑफ FSH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये गलत है। तो जो प्लेसेंटा है वो FSH रिलीज नहीं करता है। FSH पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। प्लेसेंटा सिक्रीट रिलैक्सिन ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये गलत है क्योंकि जो रिलैक्सिन है वो लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होता है। प्लेसेंटा सिक्रीट HCG। जो HCG होता है वो ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है एंड HPL रिलीज करता है विच इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो जो अगर हम बात करें जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिक्रीज इन मैटरनल ब्लड। तो जो मैटरनल ब्लड है उसमें किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी एज इट फ्लो फ्रॉम एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो याद रखना जो एम्ब्रियो होता है ना उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन और अमीनो एसिड यूज हो जाएगा और याद रखना CO2 और जो यूरिया है क्योंकि ये सिक्रीट हो रहा है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है तो किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी ऑक्सीजन एंड अमीनो एसिड की फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है एजर्शन है
पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्चुरेशन क्या होता है? चाइल्ड बर्थ, और ये क्या होता है? न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से ये होता है। रीजन क्या दिया? एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड द मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज प्रोलैक्टिन विच कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट ये प्रोलैक्टिन से नहीं होता, ये होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे पार्चुरेशन होता है। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ह्यूमंस द सेकेंडरी oocyte कंप्लीट मेयोटिक डिवीजन व्हेन। अब याद रखना, ह्यूमंस में क्या होता है? जब ना स्पर्म एंटर करता है ना, तब क्या होता है? सेकेंडरी जो oocyte है तब वो मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और वो ना डिवाइड करके सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के बाद ना oocyte बनाता है, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पर्म की एंट्री के बाद ही जो मेयोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इट इज पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म सेल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ना प्रोजेस्टेरॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन है ना, वो क्या करता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसे मेंटेन करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन अंटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजर्शन है, डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अननोन चाइल्ड। अगर अननोन चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन किया, उसके बाद एमटीपी किया, ये एक इलीगल प्रैक्टिस है। एमटीपी अबॉर्शन मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो एजर्शन करेक्ट है। रीजन दिया, एमनियोसेंटेसिस इज ए प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो एमनियोसेंटेसिस से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, जिसमें सेल्स होते हैं, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर पता किया जाता है। ये भी करेक्ट है, बट एजर्शन का ये करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन ये होना चाहिए था कि एमनियोटिक फ्लूइड से ना सेक्स डिटरमाइन भी हो सकता है, जो एक इलीगल प्रैक्टिस है। तो एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजर्शन दिया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो RCH प्रोग्राम है, ये इनिशिएट हुआ था इंडिया में इन 1951 टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल। तो ये जो एजर्शन है ना, ये गलत है। 1951 में ना फैमिली प्लानिंग ना इनिशिएट हुआ था, RCH प्रोग्राम इनिशिएट नहीं हुआ था। तो एजर्शन गलत है। रीजन दिया हुआ है, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया अवेयरनेस वाज क्रिएटेड अमंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स अंडर दिस प्रोग्राम। तो रीजन करेक्ट है। तो एजर्शन गलत है, रीजन हमारा क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एजर्शन है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड। तो एजर्शन करेक्ट है। जो एमनियोसेंटेसिस है इसमें बैन किया गया है ताकि सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो पाए और जो फीमेल फीटिसाइड है वो कम हो पाए। रीजन है, इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड that has the developing fetus is taken to analyze the chromosome in the fetal cell। ये भी करेक्ट रीजन है, बट ये एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें क्या हो सकता है, जो फीटस है उसका सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं और उससे एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, A human male decide to adopt a surgical method for contraception. Identify the point in the diagram where a cut would be made and tied. अगर हम डायग्राम की बात करें कहाँ पे कट होना चाहिए और वहाँ पे उसे टाई किया जाएगा, तो ये क्यू होगा। क्यू याद रखना क्या होता है? वास डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर इसको कट और टाई किया जाए ना, तो स्पर्म यहाँ पे ट्रेवल नहीं होंगे, इसे वेसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी वेयर पॉइंट क्यू जो कट है उसे टाई किया जाएगा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एजर्शन दिया है, ट्यूबेक्टॉमी इज ए स्टरलाइजेशन प्रोसीजर एडवाइज्ड फॉर फीमेल एज टर्मिनल मेथड। तो ये करेक्ट है। ट्यूबेक्टॉमी में जो फेलोपियन ट्यूब है उसे टाई या कट किया जाता है और ये टर्मिनल मेथड है जिससे क्या किया जाता है? स्टरलाइजेशन किया जाता है। रीजन है, इन ट्यूबेक्टॉमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड आर टाइड अप ब्लॉकिंग गैमीट्स ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शन। ये भी करेक्ट है और एजर्शन का ये करेक्ट रीजन है। तो ऑप्शन नंबर ए वेयर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन IUD दैट इज रिकमेंडेड टू सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म इज। तो याद रखना,
जो स्पर्म मोटिलिटी है और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम करने के लिए जो आईओडी यूज़ किया जाता है उसमें क्या होना चाहिए, कॉपर। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडी यूज़ किया जाता है। और अगर इन चारों की बात की जाए, इसमें ना जो मल्टी लोड 375 है ये कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, तो ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट बिलो आर द वेनेरियल डिजीज एक्सेप्ट। वेनेरियल डिजीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। जेनिटल वार्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एस्कैरिसिस जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ट्राइकोमोनियासिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका आंसर जो बी है दैट इज करेक्ट। एस्कैरिसिस होता है ना, इसमें जो एग है ना वो क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। अगर पर्सन ने वो एग कंज्यूम किया तो उसे वो डिजीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें कॉलम ए दिया हुआ है जिसमें सर्टेन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है ART, और बी कॉलम में प्रोसीजर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ए होता है GIFT विच इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओवम होता है फ्रॉम डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। तो ए का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसे हम कहते हैं। इसमें याद रखना है जो स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द ओवम, तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें याद रखना क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ अर्लियो एम्ब्रियो इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इसका फोर्थ है। और लास्ट होता है IUI इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम द डोनर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो डी का ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एजर्शन है, अवर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर चाइल्डलेस कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। ये एजर्शन करेक्ट है। तो इसमें क्या कर सकता है, जो चाइल्डलेस कपल है वो ना एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। रीजन दिया, इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आर ऑल्सो नो डिटरेंस। डिटरेंस मतलब हिंड्रेंस होती है इन द लीगल एडॉप्शन ऑफ द ऑर्फन्ड एंड डिस्टिट्यूट चाइल्ड इन इंडिया। डिस्टिट्यूट मीन्स जो पुअर चाइल्ड है विदाउट एनी हाउस, विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है। बट ये नो डिटरेंट नहीं, ये डिटरेंट की तरह काम करता है, ये एक हिंड्रेंस की तरह काम करता है। इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर, तो जो रीजन है वो क्या है, गलत दिया है। एजर्शन करेक्ट है। रीजन होना चाहिए था जो इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर दे एक्ट एज डिटरेंट्स, ठीक है। तो इसका एजर्शन करेक्ट है, रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन बिलो आर 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है, हमें कॉन्डम दिया हुआ है। अब याद रखना जो कॉन्डम है ना वो प्रिवेंट करते हैं स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, तो फर्स्ट का 3 है। वैसेक्टॉमी में क्या होता है, जो स्पर्म है वो सीमन डज नॉट कंटेन एनी स्पर्म, तो सीमन में स्पर्म नहीं जाता है, इसमें वास्ट डिफरेंस को टाई या कट किया जाता है। पिल्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशन को, और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को टाई या कट किया जाता है, तो ओवम नॉट एबल टू रीच फेलोपियन ट्यूब। तो इसकी बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एजर्शन है, लैक्टेशनल एमोनेरिया इज द नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, ये करेक्ट है। तो याद रखना लैक्टेशन के टाइम में ना मेंस्ट्रुअल साइकिल ना एब्सेंट होता है, तो उस टाइम पे ना ये एज ए कॉन्ट्रासेप्शन काम करता है। रीजन दिया है, इट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, तो रीजन हमें क्या दिया है, गलत दिया हुआ है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 एजर्शन दिया है, सहेली एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन। एजर्शन गलत है क्योंकि इसमें स्टेरॉयडल नहीं नॉन स्टेरॉयडल प्रेपरेशन होता है। रीजन है, इट इज ए वंस ए वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। रीजन हमें क्या दिया, करेक्ट दिया हुआ है, तो एजर्शन हमारा गलत है, वेयर एस रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आयन इन एन आईओडी, तो कॉपर रिलीजिंग आईओडीज यूज किया जाता है। ये याद रखना, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं मोटिलिटी ऑफ स्पर्म और मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन इनफर्टाइल कपल वॉज एडवाइज टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय द डॉक्टर, आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेज फॉर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट। तो जाइगोट को ना ट्रांसफर किया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में जो जाइगोट है अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर में ट्रांसफर किया जाए तो सक्सेसफुल रिजल्ट आ सकता है। इसे ZIFTB जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए फीमेल अंडरगो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट हैज ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब, द टेक्निक बाय विच द एम्ब्रियो मोर देन, इसमें 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर्स है उसे ट्रांसफर किया जाता है फीमेल में फॉर फर्दर डेवलपमेंट, इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर भी कहते हैं IUT।
जब 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमेर हो तो इसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द पीरियोडिक एब्सेंटीज बाय ए कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फ्रॉम। पीरियोडिक जो एब्सेंटीज होती है इस पीरियड पे जो कपल है वो इंटरकोर्स नहीं करते, और ये जो डे होता है ये 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है ये ना फर्टाइल पीरियड होता है। इस पीरियड पे क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन होता है और चांस ऑफ प्रेगनेंसी हाई होता है। तो पीरियोडिक जो एब्सेंटीज है 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है। चैप्टर नंबर 4 की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजर्शन दिया है इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट F2 जनरेशन शो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन रेशियो ऑफ 3:1। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास टॉल प्लांट है, कैपिटल T स्मॉल टी ये पेरेंट है, ठीक है। इसका गैमीट होगा कैपिटल T स्मॉल टी, क्रॉस करेगा हमारा बनेगा कैपिटल T स्मॉल टी। तो ये F1 जनरेशन है और ये क्या होगा, टॉल होगा। अगर हम इसकी क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन करें तो क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल टी इंटू कैपिटल T स्मॉल टी। पनट स्क्वायर हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी। तो ये हमारा बन जाएगा कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या होगा, याद रखना जो कैपिटल T है, कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल टी, ये तीनों क्या आ जाएंगे, टॉल आ जाएंगे। और वेर स्मॉल टी जो स्मॉल टी है वो क्या आएगा, ड्वार्फ आएगा, ठीक है। और इसकी क्या रेशियो होती है, 3:1। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट दी है। रीजन दिया है देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन द F2 जनरेशन। रीजन हमारा क्या है, करेक्ट है। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होते, मतलब अगर सपोज कैपिटल T और स्मॉल टी साथ में है ना, तो दोनों मिक्स करके मीडियम साइज का प्लांट नहीं बनाते, तो सिर्फ टॉल ही बनता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है। तो एजर्शन रीजन करेक्ट है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स दैट वुड डेवलप इन ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D स्मॉल डी। हमें बताना है कि एक जीनोटाइप दिया हुआ है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D स्मॉल डी। इसमें कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले ना यहाँ पे देखोगे 4 क्या है, जीन्स है, ठीक है। तो जब ये गैमेट्स बनाएंगे ना तो एक में आ सकता है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D। तो ये एक तरह का गैमेट बन सकता है और दूसरा बन सकता है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C एंड स्मॉल d, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 ही तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन पाइसम सेटाइवम द पॉड कलर में बी ग्रीन। जो ग्रीन है कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, डोमिनेंट है। और येलो क्या है, स्मॉल g से, ये क्या है, रिसेसिव है। ये पॉड का कलर। व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑफस्प्रिंग विद द ग्रीन पॉड कलर ट्रेट वुड बी ऑब्टेन इन द क्रॉस ऑफ कैपिटल G स्मॉल g, ठीक है। अगर हम क्रॉस करते हैं कैपिटल G स्मॉल g का अगर आप क्रॉस करते हो ना, तो इसमें क्या बन जाएगा, गैमीट आ जाएंगे, एक कैपिटल G आएगा, एक स्मॉल g आएगा, कैपिटल G स्मॉल g, ठीक है। अगर आप इसका क्रॉस करोगे तो हमारा फाइनल बन जाएगा कैपिटल G कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल G स्मॉल g। अब कैपिटल G जो है वो डोमिनेंट है, तो एज ए रिजल्ट ये जो तीनों है ये क्या हो जाएंगे, इनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला होगा इसका कलर क्या होगा, येलो होगा। तो 3:1 रेशियो में क्या आ रहा है, ग्रीन एंड येलो। इन्होंने परसेंटेज पूछा है, सो 3:1 रेशियो में ये कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप O। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, मदर का B है। What would be the possible genotype of the parents and the child? Choose the correct option। अगर हम बात करें ना कि अगर फादर मदर AB है और चाइल्ड O है, तो याद रखना फादर और मदर क्या होंगे, हिट्रोजाइगस पेरेंट होंगे। मतलब सपोज फादर क्या हो सकता है, कैपिटल IA स्मॉल i, और मदर हो सकती है कैपिटल IB स्मॉल i, ठीक है। अगर गैमिट्स की बात करें, इसमें आ जाएगा कैपिटल A स्मॉल i, 2 गैमिट्स बन जाएंगे इसमें, कैपिटल IB स्मॉल i, ठीक है। तो इसमें ना चारों तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। तो एक ये बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बन सकता है कैपिटल IA स्मॉल i कैपिटल IB स्मॉल i एंड स्मॉल i, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स हिट्रोजाइगस है, एक A है एक B है, तो या पहले वाला हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB, सेकंड वाला हो जाएगा A, थर्ड वाला B और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप O स्मॉल i। तो इसका अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो करेक्ट है। जो चाइल्ड होगा जिसका ब्लड ग्रुप O है वो स्मॉल i होगा, और पेरेंट क्या क्या होगा, कैपिटल IA स्मॉल i कैपिटल I
बी स्मॉल आई, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो आर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पाइसम सेटाइवम एज स्टडीड बाय मेंडल, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मेंशन ऑप्शन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। फ्लावर कलर जो डोमिनेंट है वो वायलेट होता है, रिसेसिव वाइट, ये करेक्ट है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट होता है, रिसेसिव कंस्ट्रिक्टेड होता है, ये भी करेक्ट है। स्टेम हाइट जो टॉल है डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है, ड्वार्फ। वेरास जो फ्लावर पोजीशन होता है ना, जो डोमिनेंट होता है वो याद रखना क्या होता है, एक्सियल होता है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और टर्मिनल पोजीशन क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच इज हेटेरोजाइगस फॉर 3 लोकाई। 3 लोकाई का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक लोकाई है कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है। ठीक है, तो हमें बताना कितने तरह के ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। तो आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे ए बी सी ए गैमीट बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एक गैमीट बन सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक गैमीट बन सकता है। तो इसे हम बोलते हैं ये थ्री लोकाई के ये क्या बना रहा है, गैमीट्स बना रहा है। तो जब ये लोकाई वाला दिया है ना, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ जो गैमीट्स फॉर्म्ड होते हैं, नंबर ऑफ गैमीट्स फॉर्म ये होते हैं 2⁻n। n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोकाई, और यहाँ पे नंबर क्या दिया है, 3 दिया है। सो 2⁻3 क्या होगा, 8 होगा। तो इसका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉलीडैक्टिलिटी 6 फिंगर्ड हैंड, 6 फिंगर्स आ जाती है हैंड में, ये जेनेटिक कंडीशन है ड्यू टू डोमिनेंट एलील। अगर डोमिनेंट एलील कैपिटल पी प्रेजेंट है ओवर द स्मॉल पी, तो अगर कैपिटल पी एक भी प्रेजेंट है तो ये कंडीशन हो जाती है। इफ 6 फिंगर्ड वुमेन, तो वुमेन 6 फिंगर थी उसकी, मतलब उसमें कैपिटल पी होना चाहिए। 5 फिंगर्ड मैन, उनका जो चाइल्ड है उसकी भी 5 फिंगर्स है। हमें जीनोटाइप बताना है पेरेंट्स का। तो क्या बताया इन्होंने, एक मदर है जिसको कंडीशन है जिसकी 6 फिंगर्स है, फादर है जिसे 6 फिंगर्स नहीं है 5 फिंगर्स है, और चाइल्ड की भी 5 फिंगर्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक कैपिटल पी चाहिए तभी ये कंडीशन होती है। तो मतलब फादर और चाइल्ड में कंडीशन नहीं है, दोनों में क्या है, स्मॉल पी प्रेजेंट है फादर और चाइल्ड में। ठीक है, और मदर में क्या होना चाहिए, एक कैपिटल पी होगा मदर में, और साथ में एक स्मॉल पी होगा। स्मॉल पी इसलिए होगा क्योंकि चाइल्ड में एक स्मॉल पी मदर से जा रहा है और एक स्मॉल पी फादर से जा रहा है, और मदर में क्या है, 6 फिंगर प्रेजेंट है क्योंकि इसमें एक कैपिटल पी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो था दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था इसे दिया था वॉल्टर सूटन एंड थियोडोर बोवरी ने। उन दोनों ने क्या बताया था, जो क्रोमोसोम्स है ना, ठीक है, इनका बिहेवियर ना सिमिलर होता है बिहेवियर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो इन्होंने क्रोमोसोम की स्टडी से ना इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था मेंडल के लॉ। ठीक है, तो इन्होंने मेंडल के लॉ एक्सप्लेन किए थे यूजिंग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन चिकपी एज्यूम देयर इज नो लिंकेज, इसमें कोई लिंकेज नहीं है, मतलब जो जीन्स है ना, डिफरेंट जीन्स वो काफ़ी एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, तो इसमें कोई लिंकेज नहीं है। अलील्स जिसमें लार्ज सीड है इसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लार्ज सीड है, और जो स्मॉल एल है वो स्मॉल सीड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर कलर की बात की जाए, जो ग्रीन कलर है वो क्या है, डोमिनेंट है कैपिटल जी, और स्मॉल जी क्या रिप्रेजेंट करता है, येलो रिप्रेजेंट करता है। अब इन्होंने क्या किया है, कहा है दो चिक पी प्लांट के पेरेंट्स को क्रॉस किया ना, तो उनका जो सीड बना उसका फिनोटाइप क्या हो सकता है, स्मॉल सीड एंड ग्रीन कलर, लार्ज सीड विद येलो कलर बिसाइड अदर फिनोटिपिक प्रोजेनी। मतलब हर तरह के प्रोजेनी मिल सकता है। फिनोटिपिक मतलब लार्ज के साथ ग्रीन मिल सकता है, लार्ज के साथ येलो मिल सकता है, स्मॉल के साथ ग्रीन, स्मॉल के साथ येलो, तो हर एक तरह का प्रोजेनी बन सकता है। हमें बताना है फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट, मतलब हमें हर तरह के क्या चाहिए, अलील्स चाहिए। पहले वाले में अगर आप देखोगे ना, जो अलील बनेगा, जो प्रोजेनी बनेगा, ये बनेगा कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल जी स्मॉल जी, तो सिर्फ एक तरह का आपका प्रोजेनी बनेगा विच इज लार्ज एंड ग्रीन, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड वाले में अगर हम बात करें, यहाँ पे स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी है, तो लार्ज हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है क्योंकि एक तरफ कैपिटल एल है, बट येलो बनेगा, ग्रीन नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। थर्ड वाले में स्मॉल एल स्मॉल एल स्मॉल एल स्मॉल एल, तो मतलब क्या होगा, इसका जो साइज होगा स्मॉल ही होगा क्योंकि कहीं पे भी कैपिटल एल नहीं है, तो ये भी गलत है। वेरस फोर्थ वाले में एक तरफ कैपिटल एल भी है, स्मॉल एल भी है,
कैपिटल जी भी है, स्मॉल जी भी है। तो इस फोर्थ वाले में अगर आप बनाओगे आपको चारों तरह के ट्रेड्स दिखाई देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए डाई हाइब्रिड मेंडेलियन क्रॉस गार्डन पी प्लांट हिट्रोजाइगस फॉर येलो फ्लावर एंड राउंड सीड। येलो फ्लावर क्या होगा, हिट्रोजाइगस है, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड सीड के लिए भी हिट्रोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसे क्रॉस किया होमोजाइगस वाइट फ्लावर, मतलब रिसेसिव है, स्मॉल वाई एंड रिंकल्ड सीड स्मॉल आर। हमें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप F1 प्रोजेनी का बताना है। सबसे पहले हम क्या बना देंगे, यहाँ पे गैमीट्स बना देंगे। इसमें बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसमें बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्रॉस करेंगे इसके साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये एक बन जाएगा। सेकंड वाले को आप करोगे इसके साथ क्रॉस करोगे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल वाई आर। तो अगर आप जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो दोनों क्या आ रही है, 1:1:1:1 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉर्गन हाइब्रिडाइज ड्रोसोफिला वाइट आइड येलो बॉडीड फीमेल को उसने क्रॉस किया था रेड आइड ब्राउन बॉडीड मेल को, वाइल्ड टाइप। इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी, ही ऑब्जर्व द टू जीन्स। इसने क्या देखा, जो दो जीन्स है ना, एक कलर ऑफ द आई और एक बॉडी का कलर है, ये जो दो जीन्स है ना ये सेग्रीगेट नहीं हो रही है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दे डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये जो दोनों जीन्स थी ना ये काफी पास थी, इन दोनों में क्या हो रहा था, लिंकेज हो रहा था। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट लिंकेज होने की वजह से, साथ साथ होने की वजह से, दे डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मेल इन कॉलोनी ऑफ हनी बी। अगर हम ना हनी बी की बात करें ना तो फीमेल याद रखना क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, और मेल क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। फीमेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, टोटल 32 क्रोमोसोम होते हैं, मेल में सिर्फ क्या होते हैं 16 होते हैं। फीमेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, मियोसिस से क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, एक 16 क्रोमोसोम, इसमें भी 16 क्रोमोसोम, और वेरास मेल में ना माइटोसिस से क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, और इसमें 16 क्रोमोसोम होता है। अब याद रखना फीमेल में क्या होता है, जो एक गैमीट है ना वो क्या कर सकता है, पार्थिनोजेनेसिस से क्या बना सकता है, मेल बना सकता है। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस से वो मेल बना लेगा, वेरास अनदर गैमीट क्या कर सकता है, मेल के गैमीट के साथ कंबाइन करके 32 क्रोमोसोम वाला फीमेल बना सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है, दे हैव 16 क्रोमोसोम पर सेल। हम मेल की बात करें ये करेक्ट है। दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, तो ये रॉन्ग है क्योंकि माइटोसिस से मेल स्पर्म बनाता है। दे हैव ग्रैंडफादर बट नॉट फादर, तो ये भी करेक्ट है। अगर हम बात करें मेल की, मेल कहाँ से आया था, मेल आया था फीमेल से। ठीक है, फीमेल के जो क्या था, जो एग था ना उसकी पार्थिनोजेनेसिस से मेल बना था। वेराज जो फीमेल बनी थी वो किससे बनी थी, वो बनी थी मेल और फीमेल के गैमिट्स के कॉम्बिनेशन से। तो इसका ग्रैंडफादर होता है बट फादर नहीं होता, ये करेक्ट है। ऑल मेल इन कॉलोनी आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट 1, ये भी गलत है क्योंकि सारे मेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 एजर्शन है, इन थैलेसीमिया एंड एबनॉर्मल मायोग्लोबिन चेन इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू जीन डिफेक्ट, ये गलत है। अब याद रखना थैलेसीमिया जो होता है ना, ये ना क्वांटिटेटिव क्या होता है, डिफेक्ट होता है। इसमें ना अल्फा और बीटा चेन की जो सिंथेसिस है ना वो कम हो जाती है, वो एबनॉर्मल नहीं बनती, उसकी जो सिंथेसिस है वो क्या होता है, वो कम बनता है, एज ए रिजल्ट थैलेसीमिया होता है। वेरस यहाँ पे क्या दिया, एबनॉर्मल मायोग्लोबिन, तो ये गलत है। रीजन दिया है अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन HbA1 HbA2 इन क्रोमोसोम 16, तो ये करेक्ट है, एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉज ऑफ क्लीनफिल्टर सिंड्रोम इन ह्यूमन इज बिकॉज ऑफ। जो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है अगर उसकी बात करें तो क्या होता है, 44 ऑटोसोम होते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XXY हो जाता है। तो एक जो X क्रोमोसोम है ना वो ज्यादा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, given diagram depict a karyotype obtained after analysis of fetal cell for probable genetic disorder। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का हमें क्या दिया, कैरोटाइप दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिखाया है, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं हमें। बेस्ड ऑन कैरियोटाइप द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमें बताना है अनबॉर्न फीटस का, और हमें सिम्टम्स बताने हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे ना क्रोमोसोमल जो 21 है इसमें याद रखने 3 हो चुके हैं, तो इसे हम 21 क्रोमोसोम की क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, तो 2 की जगह क्या, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है, तो ये याद रखना क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है।
ठीक है, तो दिस इज डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में याद रखना फरो टंग एंड शॉर्ट स्टेचर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है द ऑटोजोमल डिसऑर्डर डिजीज इन ह्यूमन इज। ऑटोजोम्स में जो डिजीज होती है वो कौन सी वाली है? कलर ब्लाइंडनेस याद रखना सेक्स क्रोमोसोम में होता है। थैलेसीमिया जो है वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर डिजीज है, वेरस हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम भी सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट द करेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन हनी बी। अभी हमने बात किया था हनी बी में फीमेल में डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं और मेल में क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं और वेरस फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ए स्नैपड्रैगन प्लांट बेयरिंग पिंक कलर फ्लावर इज क्रॉस्ड विद स्नैपड्रैगन प्लांट बेयरिंग व्हाइट कलर फ्लावर। हमें F1 प्रोजेनी बताना है। अब ये जो स्नैपड्रैगन है इसमें ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। ठीक है, इसमें ना 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। कैपिटल आर जो होता है वो याद रखना क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, कैपिटल आर जो स्मॉल आर है ये क्या होता है? पिंक होता है। और स्मॉल आर क्या होता है? वाइट होता है। तो इसमें ना इंटरमीडिएट भी क्या दिखता है? फिनोटाइप मिलता है जब आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो हमने क्या लिया है? पिंक फ्लावर को क्रॉस किया है वाइट फ्लावर से, तो पिंक होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, वाइट फ्लावर होता है स्मॉल आर। तो पहले वाले में 2 तरह के अलील मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और सेकंड वाले में सिर्फ स्मॉल आर अलील मिलेगा। इसे क्रॉस करेंगे तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा। ठीक है, अब कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? पिंक है। स्मॉल आर क्या है? वाइट है। अगर दोनों का रेशियो देखो 1:1 है और दोनों कितना है? 50-50% बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिनोट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में जब रिलेटिव के बीच में मेटिंग होता है तो उसे हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच बताना है। ह्यूमन कैरियोटाइप और कैरेक्टर दिया। पहला है 45 + XX, ब्रॉड पाम विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, तो ये ना डाउन सिंड्रोम है और इसका करेक्ट ये दिया हुआ है कैरेक्टर। ठीक है, सेकंड है 44 + XXY, ये जो है ना क्लीनफिल्टर सिंड्रोम है। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम में ना ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होती है और फेमिनिन कैरेक्टर्स भी होते हैं, बट ओवरऑल ना उसमें मैस्कुलिन डेवलपमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट मैच दिया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है Which of the following effect on histone protein in the nucleus on neutralization of their positive charge। अब याद रखना जो हिस्टोन्स होते हैं ना, ये जो प्रोटीन होते हैं इनका क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और वेरा जो डीएनए है ना उसका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो जो डीएनए है ना वो क्या होता है? कॉइल्ड होता है अराउंड द हिस्टोन और ये ना बनाता है न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया इसको न्यूट्रलाइज कर दिया ना हिस्टोन्स को, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? दे वुड सेपरेट फ्रॉम द डीएनए। अब उनकी अट्रैक्शन नहीं होगी डीएनए से क्योंकि चार्ज चला गया है, सो वो सेपरेट हो जाएंगे डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 2 है ए डीएनए मॉलिक्यूल इज 60 बेस पेयर लॉन्ग। 60 बेस पेयर दिया हुआ है तो मतलब टोटल 320 बेसिस है। इट हैज 30% गुआनिन। हाउ मैनी एडेनिन बेसिस आर प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल। हमें पता है एडेनिन और थायमिन का जो नंबर है वो इक्वल होता है, गुआनिन और साइटोसिन का नंबर क्या होता है? इक्वल होता है, और डीएनए में ये चारों ही प्रेजेंट होती है। अगर गुआनिन कितना दिया है? 30% दिया हुआ है। ठीक है, तो साइटोसिन भी कितना होगा? 30% होगा क्योंकि नंबर इक्वल है। बट हमें क्या बताना है? एडेनिन का। तो वेयर एस अगर आप 100 में से 30 - 30 करते हो तो क्या बच जाता है? 40%। तो 40% में 20% एडेनिन का होगा और 20% किसका होगा? थायमिन का होगा। ठीक है, तो 20% एडेनिन प्रेजेंट है आउट ऑफ 320, क्योंकि 60 बेस पेयर दिया था तो हम लिखेंगे 20% ऑफ 320। तो लिखेंगे 320 × 20%, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है इन प्रोकैरियोट्स जैसे ई कोलाई जो डीएनए है इन द न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइज एज, कैसे ऑर्गेनाइज होता है? सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन, तो इसमें हिस्टोन प्रेजेंट नहीं होते। डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन विद एनएचसी प्रोटीन। एनएचसी क्या होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, तो ये भी प्रेजेंट नहीं होते। लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन, तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसमें लार्ज लूप होते हैं
हेल्ड करते हैं बाय प्रोटीन, मैनी रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन बिलो इज लिस्ट ऑफ स्टेप्स मेल्सन एंड स्टार्क कैरिड आउट इन देयर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में स्टेप्स किए थे ताकि वो प्रूव कर पाए जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन जो देता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फॉलोड बाय देम। तो ये हमें डिफरेंट सीक्वेंस दिया, हमें इसका करेक्ट ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। सबसे पहले ना हम बैक्टीरिया को नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, तो ये वाला स्टेप क्या होगा, पहले होगा, ये थर्ड वाला स्टेप सबसे पहले होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है उसमें नाइट्रोजन 15 डीएनए आ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन 15 मीडियम में उसे ग्रो किया था, तो उसके बाद फोर्थ वाला आएगा। उसके बाद हम बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में, और हम सैंपल लेते हैं एवरी 2 मिनट्स। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप के बाद ना सेकंड स्टेप आएगा। ऑल बैक्टीरिया में क्या आ जाएगा, हाइब्रिड डीएनए आ जाएगा, मतलब एक नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए प्रेजेंट होगा। और लास्ट में स्टेप नंबर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बैक्टीरिया में 2 तरह के डीएनए हो सकते हैं, या तो सिर्फ नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए होगा क्योंकि नाइट्रोजन 14 वाले मीडियम में ग्रो कर रहा है, नहीं तो हाइब्रिड डीएनए होगा जिसमें 14 और 15 प्रेजेंट है। 15 मतलब पेरेंट का वो स्ट्रैंड आया हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। मेल्सन एंड स्टार्क कैरिड आउट सेंट्रीफ्यूगेशन इन CH-Cl2 डेंसिटी ग्रेडियंट टू सेपरेट। इसने किस चीज को सेपरेट किया था, इसने नॉर्मल डीएनए मतलब जिसमें दोनों नाइट्रोजन 14 था उसे सेपरेट किया था नाइट्रोजन 15 वाले डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया, 5 प्राइम से 3 प्राइम की हमें सीक्वेंस दी है, कोडिंग स्ट्रैंड की दी है। हमें ना एमआरएनए बताना जो ट्रांसक्राइब होगा। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना और एमआरएनए है उनकी सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, जो थायामीन है ना, ठीक है, जो कोडिंग में होता है वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से, और बाकी सारी चीजें क्या होती है, सेम होती है। तो वो भी क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, ठीक है, एमआरएनए, और हम लिखेंगे टी की जगह हम यू लिख देंगे, बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्रमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। याद रखना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो प्रमोटर है ना वहां पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। सबसे पहले दिया सिग्नल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये गलत है। सेकंड दिया सर्व एज ए सीक्वेंस वेयर द ट्रांसक्रिप्शन विल इनिशिएट, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए 1 इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ द सेकंड स्ट्रैंड, इट यूजली डिफाइन द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। हमें चूज करना है करेक्ट 1 एंड सेकंड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें ना तो यहाँ पे क्या होता है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। और एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और यहाँ पे क्या रीजन प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एंडिंग वाले पोर्शन में क्या होता है, टर्मिनेटर, जहाँ पे टर्मिनेशन होता है प्रोसेस का ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब बट हम जो पढ़ते हैं ना वो ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पढ़ते हैं, तो मतलब हम बोलते हैं 5 प्राइम पे प्रमोटर है, 3 प्राइम पे टर्मिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, द इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द 1 इज लोकेटेड एट 3 प्राइम एंड ऑफ 2 स्ट्रैंड। तो हम जब पढ़ते हैं ना तो हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड को पढ़ते हैं, तो 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट है, विच डिफाइन एज एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टर्मिनेटर एंड कोडिंग स्ट्रैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिवन बिलो इज हेटेरोजेनस आरएनए। तो ये ना HNRNA होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। HNRNA से ना याद रखना mRNA बनता है। अब जो HNRNA होता है ना उसमें ना इंट्रॉन और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है ये क्या है, इंट्रॉन है। तो स्प्लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और तो अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। और बाकी वाला जो पोर्शन होगा वो एक्सॉन होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पोर्शन क्या हो जाएगा, हमारा एक्सॉन हो जाएगा। तो हाउ मेनी इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स रिस्पेक्टिवली आर फॉर्म्ड इन दिस HNRNA। तो 7 और 8 हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इंट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, एक्सॉन जुड़ के mRNA बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन बैक्टीरियम व्हेन RNA polymerase bind to the promoter on transcription unit during transcription it terminate the process। ये गलत है,
इट रिमूव्स इंट्रॉन, तो ये इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं करता। इट इनिशिएट द प्रोसेस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो याद रखना, जब आरएनए पॉलीमरेज ना प्रोमोटर को जुड़ता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है, तो ये इनिशिएट करता है प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिवन बिलो इज सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। हमें आइडेंटिफाई करना है अमीनो एसिड दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट कोडॉन पोजीशन 3। तो थर्ड कोडॉन पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड होगा और कोडॉन पोजीशन 5 में ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कौन सा अमीनो एसिड होगा। तो ये हमें एमआरएनए की सीक्वेंस दी हुई है। तो हम थर्ड पोजीशन देखेंगे, ये आ गया AUC फर्स्ट पोजीशन है, AGG सेकंड पोजीशन है, थर्ड है UUU। और UUU क्या होता है, ये कोड करता है फिनाइल एलानिन को, ठीक है। तो UUU विल कोड फॉर फिनाइल एलानिन। और अगर हम बात करें फिफ्थ, नेक्स्ट हो जाएगा GUG फोर्थ है, और फिफ्थ हो जाएगा AUG। और AUG किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। तो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे फिनाइल एलानिन और मिथ्योनिन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन एन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। जब अमीनो एसिड को कोड किया जाता है मोर देन वन कोडॉन से, जो जेनेटिक कोड है इसे हम क्या कहते हैं। याद रखना, जो जेनेटिक कोड है उसे हम क्या बोलते हैं, ये डीजेनरेट है। तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोड भी हो सकते हैं और इसे हम डीजेनरेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्यूरिंग इलॉन्गेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमीनो एसिड इज कैटेलाइज्ड बाय। जो पेप्टाइड बॉन्ड है अमीनो एसिड के बीच में बनता है और इसे कैटेलाइज करता है राइबोसोमल RNA। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफरेंट टाइप ऑफ RNA ट्रांसक्राइब बाय RNA पॉलीमरेज 3 इन यूकैरियोट्स। जो RNA पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है tRNA का, 5S rRNA का और snRNA विच इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग QRST फॉर द लैक ऑफ E. coli इन द गिवन बिलो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ना, ये Q क्या है, ठीक है, प्रोमोटर के साथ यहाँ पे रीजन प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। ठीक है, रेगुलेटरी जीन होता है, इसे हम आई जीन भी कहते हैं इन केस ऑफ लैक ऑफ ब्रॉन। अब ये ना एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन होता है। ठीक है, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आर है। अब ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन पे याद रखना क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। और एस क्या होता है, याद रखना तीन तरह के एंजाइम बनता है, जेड, वाई और ए जीन्स क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ए होगा ना वो एस एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। एस एंजाइम को हम बोलते हैं ट्रांस एसिटाइलेस एंजाइम, एसिटाइलेस एंजाइम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन दैट पोजेसेस लीस्ट नंबर ऑफ जीन। तो लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स ना वाई क्रोमोसोम में होती है, इसमें सिर्फ 231 जीन्स प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसके बाद हम डीएनए को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम जेल इनटू नाइट्रोसेलुलोस। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोस की मेम्ब्रेन में वो ट्रांसफर होता है, इसे हम सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें डीएनए प्रोफाइल दिया है चाइल्ड का और 3 इंडिविजुअल का, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो क्लेम कर रहे हैं पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। हमें सिलेक्ट करना ऑप्शन को जो शो कर रहा है करेक्ट एक्चुअल पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। ये एक्स का क्या है, हमें यहाँ पे क्या दिए हैं, सीक्वेंस दी हुई है और ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंडिविजुअल के दिए हैं। हम देखेंगे किस चीज से मैच कर रहा है। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला स्टैंड है ना वो किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट इंडिविजुअल के साथ मैच कर रहा है। सेकंड वाला जो है आप देख सकते हो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, जो थर्ड वाला है फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। फोर्थ वाला किसके साथ कर रहा है, थर्ड इंडिविजुअल के साथ कर रहा है। अगर आप देखोगे फिफ्थ वाला भी क्या कर रहा है, थर्ड के साथ मैच कर रहा है। सिक्स्थ वाला फर्स्ट के साथ, सेवंथ वाला थर्ड के साथ और एट्थ वाला फर्स्ट के साथ। तो मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट एंड थर्ड है वो किसके साथ मैच करें, एक्स के साथ मैच करें, तो फर्स्ट एंड थर्ड इंडिविजुअल ही उसके पेरेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टाइप ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन इन स्कीमेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमें ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमें दिया है, तो डॉटेड लाइन हमें बताना है कौन सा बॉन्ड है। तो अगर आप देखोगे शुगर और बेस के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, शुगर और बेस के बीच में याद रखना क्या होता है,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वेयर एज फॉस्फेट और शुगर के बीच में क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है बिटवीन द शुगर एंड बेस। क्वेश्चन नंबर 20 है एजर्शन। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट्स आर सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग टू रिमूव द इंट्रॉन्स। तो जब ना यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो हमारा ना HNRNA बनता है। ठीक है, HNRNA जो होता है उसमें ना इंट्रॉन्स के साथ ना एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक्सॉन्स है ना वो कोडिंग पार्ट होता है, वो एक्सप्रेस होता है, और जो इंट्रॉन है वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, तो इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है। तो ये एजर्शन करेक्ट है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल, तो इंट्रॉन्स को रिमूव करके ना जो एक्सॉन्स है उसको ज्वाइन करके ना mRNA बनता है। ठीक है, तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 एवोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर 1 है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय लुइस पास्चर इज। लुइस पास्चर ने ना एक्सपेरिमेंट किया था, उसने फ्लास्क लिया था। ठीक है, एक लिया था उसने प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, और उसको क्लोज रखा था और एक को ओपन रखा था। जिसको ओपन रखा था ना उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म आ गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो लाइफ है इट कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये इसने एक्सपेरिमेंट से बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 है लुइस पास्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट। सेम क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है। लुइस पास्चर ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया था, जो लाइफ है इट कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट टाइप ऑफ एवोल्यूशन एग्जिबिटेड बाय द टू एनिमल्स शोन लिविंग इन द सेम हैबिटेट इन ऑस्ट्रेलिया। हमें 2 एनिमल्स दिए हुए हैं, माउस एंड मार्सुपियल माउस। इन दोनों का रिलेशनशिप बताना है। अब दोनों के ना एंसेस्टर क्या थे, डिफरेंट थे, बट ये सेम हैबिटेट में रह रहे थे। एज ए रिजल्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों में क्या आ गई, सिमिलैरिटी आ गई। तो इसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एट विच स्टेज ड्यूरिंग एवोल्यूशन डिड ह्यूमन यूज के हाइड्स, एनिमल स्किन को यूज किया गया, प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निएंडरथॉल जो थे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल का स्किन और वो बरी करते थे अपने डेड वंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमें एजर्शन दिया हुआ है होमो सेपियंस हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर। तो ये करेक्ट एजर्शन है। रीजन दिया हुआ है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन साइटोक्रोम सी। तो ये जो रीजन भी दिया हुआ है ये क्या है, करेक्ट है। जो होमोसेपियंस और जो चिंपैंजी लाइक एंसेस्टर था उनका अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस थी साइटोक्रोम सी की वो सेम है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है वेयर ए एंड आर आर ट्रू वेयर एज रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलप ऑफ। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, जो एंसेस्टर है वो डिफरेंट है बट अभी क्या है उनके जो फंक्शंस है उन ग्रुप्स का वो क्या है, सेम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कॉमन सेट्स ऑफ फंक्शन है इन ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री, इसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने ना अर्ली अर्थ कंडीशन के लिए कुछ गैसेस ली, ठीक है, जैसे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, जो अर्ली अर्थ में प्रिमिटिव अर्थ में ये गैसेस प्रेजेंट थी, और उसने टेम्परेचर रखा था फ्लास्क का 800 डिग्री सेल्सियस। एज ए रिजल्ट ना ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस थी वो बनी थी और उसने ना प्रूव किया था थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 8 है वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डेवरिस। अब ह्यूगो डेवरिस ने क्या बोला था, जो म्यूटेशन होते हैं वो सडन होते हैं और म्यूटेशन से क्या हो सकता है, एवोल्यूशन हो सकता है। और साथ में उसने ये भी बताया जो म्यूटेशन होते हैं ना वो क्या होते हैं, रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं, मतलब वो यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, और ये रैंडम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है एट पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.6। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पी से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से विच इज 0.4। What would be the frequency of heterozygotes in random mating population at equilibrium? तो इसके लिए हम ना यूज करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को, ठीक है, ये यूज करते हैं। तो ये होता है p स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हेट्रोजाइगोट्स का बताना है। हेट्रोजाइगोट्स मतलब जिसमें क्या है, दो डिफरेंट प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 2pq। pq मतलब क्या होता है, ये डिफरेंट होते हैं, तो ये हेट्रोजाइगोट्स है। p स्क्वायर क्या है, होमोजाइगस है। q स्क्वायर भी क्या होता है, होमोजाइगस। p स्क्वायर मतलब pp होता है, q स्क्वायर मतलब qq होता है।
तो पी क्यू क्या होता है, हेटेरोजाइगोट्स होते हैं, तो इसका हम वैल्यू लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू पी का वैल्यू कितना दिया है हमने 0.6 लिया था, इसका लिया था 0.4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.48। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है करेक्ट सीक्वेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। तो सबसे पहले ना ड्रायोपिथिकस आया था, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस। होमो सेपियंस सबसे एंड में आया था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक फिलोसफर। तो अर्ली ग्रीक फिलोसफर ने बताया था ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम आउटर स्पेस टू डिफरेंट प्लैनेट इन फॉर्म ऑफ इन्होंने बोला था स्पोर्स। ठीक है, और ये जो इन्होंने ये थ्योरी जो बताई है इसे हम बोलते हैं पैनस्पर्मिया। ठीक है, ये पैनस्पर्मिया थ्योरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक साइंटिस्ट ने ये बताया जो एम्ब्रियो होते हैं ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूड ह्यूमन, वो डिवेलप करते हैं रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट बिहाइंड द हेड, बट ये जो फंक्शनल है सिर्फ फिश में होता है और रिप्लेस हो जाता है लंग्स में इन ऑल अदर वर्टिब्रेट्स, और ये जो साइंटिस्ट था इसका नाम था अर्नस्ट हैकल, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चैप्टर नंबर 7 की हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट द पैथोजन मिसमैच विद द सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय इट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जो मिसमैच करे ना सिम्टम डिजीज के, उससे हमें बताना है। सबसे पहले एंटामीबा हिस्टोलिका है, ये कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमेन पेन करता है, तो ये करेक्ट है। एपिडर्मोफाइटन जो है ये क्या होता है, एक तरह का फंगस होता है, ड्राई स्केली लीजन्स ऑन नेल्स होते हैं, ये भी करेक्ट है। वुचनेरिया ब्रैंकोफ्टी जो होता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल करता है, ये भी करेक्ट है। वेरास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ब्लॉक ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, ये गलत है। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है ना, ये याद रखना क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया में याद रखना एल्वेलाई ऑफ लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कंफर्म टाइफॉइड इन ह्यूमन। जिस टेस्ट से कंफर्म होता है टाइफॉइड, इसे हम विडाल टेस्ट भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज और इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी लिम्फोसाइट इन ह्यूमन बॉडी। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले दे आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। वाइट ब्लड सेल होते हैं टी लिम्फोसाइट, दे आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, ये भी करेक्ट है। दे रिमेन एक्टिव एट ऑल टाइम्स इन द बॉडी, ये गलत है। नॉर्मली ये ना इनएक्टिव होते हैं, बट जब हमारी बॉडी में ना एंटीजन एंटर करता है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। दे मैच्योर इन बोन मैरो, तो ये भी गलत है, ये थाइमस में मैच्योर करते हैं। 3rd 4th ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिक्रीज इन टी लिम्फोसाइट काउंट इन ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन। अब याद रखना जो टी लिम्फोसाइट है ना, वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट को। ठीक है, अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर टी लिम्फोसाइट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना, सो एज ए रिजल्ट बी लिम्फोसाइट ना एंटीबॉडी क्या करेगा, कम प्रोड्यूस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन एंटीबॉडी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन दिया है ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइज बाय द डॉक्टर एज इट इज एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न्स, तो असर्शन करेक्ट है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो डॉक्टर एडवाइस करता है फॉर न्यू बॉर्न। रीजन दिया जो क्लोस्ट्रम है सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में क्लोस्ट्रम सिक्रीट होता है जो एक येलोइश फ्लूइड होता है। हैज एबंडेंट एंटीबॉडीज IgE तो ये गलत है। तो इसमें एंटीबॉडीज क्या होते हैं, IgA एंटीबॉडीज होते हैं, ना कि IgE IgG। तो रीजन क्या है हमारा गलत है, एजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ। हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन में वीकेंड पैथोजन या उसका एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, मेमोरी सेल प्रोड्यूस होते हैं। जब वो पैथोजन वापस बॉडी में अटैक करता है तो जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन होता है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7 है ओपियोइड्स एक्ट टेस्ट। जो ओपियोइड्स होते हैं ना, याद रखना है ये ना बॉडी के ओपियोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं जो CNS और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है और ये एज ए डिप्रेसेंट काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटरफ्रॉन्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल रेजिस्टेंट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमन। अब ये जो इंटरफ्रॉन्स है ना,
ये याद रखना, वायरस के टाइम पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो इंटरफ्रॉन्स है ये क्या होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। जिन सेल पे क्या है, वायरस इन्फेक्टेड है, वो सेल क्या करते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, उस प्रोटीन को हम इंटरफ्रॉन्स कहते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये प्रोटेक्ट करता है, किन सेल को प्रोटेक्ट करता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल को, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्टेड सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो सकता है इन केस ऑफ वायरल डिजीज, और इसमें अगर हम वायरल डिजीज की बात करें तो ये है एड्स। क्वेश्चन नंबर 9 एजर्शन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बींग। तो ये ना निमोनिया कॉज करता है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है, करेक्ट है। रीजन क्या है, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्ड द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट। तो अगर पर्सन के ना ड्रॉपलेट आ जाए, एरोसोल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये डिजीज हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एजर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 एजर्शन दिया है, सम डिजीज दैट अटैक इन चाइल्डहुड डू नॉट अटैक अगेन। तो ये एजर्शन करेक्ट है। कुछ जो डिजीज ना चाइल्डहुड में होती है वो वापस इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी ना उसके खिलाफ ना मेमोरी सेल्स बना देता है, मेमोरी टी और बी सेल्स, और जब वो डिजीज और इन्फेक्शन वापस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो रीजन है मेमोरी सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एजर्शन का करेक्ट रीजन है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्लाज्मोडियम इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। तो लीवर सेल में मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद प्लाज्मोडियम ना रेड ब्लड सेल में जाता है और उसको रप्चर करता है। रप्चर करने पे ना वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन को हम हेमोजॉइन कहते हैं। जो हेमोजॉइन टॉक्सिन है ना, जब ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो ये फीवर और चिल्स कॉज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहले, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट बाय वाइपर स्नेक। तो ये करेक्ट है। तो जब कोई स्नेक काटता है ना तो हमारे पास पहले से प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होना चाहिए ताकि उसे इंजेक्ट कर पाए, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं। द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता, गलत है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन। तो इसमें क्या होता है, 2 लाइट चेन होते हैं और 2 हैवी चेन होता है, ये गलत है। रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। जो रिजेक्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, HIV सिलेक्टिवली टारगेट। जो HIV है वो टारगेट करता है टी लिम्फोसाइट्स को, और टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल को वो टारगेट करता है। इसमें ये जाके क्या कर सकता है, जो HIV है इसके अंदर जाके वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने से क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन, टी हेल्पर सेल की कंसंट्रेशन कम होती है। वायरस रेप्लिकेट करके खुद की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और ओवरऑल बॉडी का इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो वीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ। अगर ज्यादा इनटेक ऑफ एल्कोहल करते हैं ना तो सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस मतलब जो लीवर है उसमें स्कारिंग हो जाती है, मतलब वो डैमेज हो जाता है, इसे सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। और इवेंचुअली इससे ना लीवर फेलियर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो जो टाइफॉइड होता है वो सैल्मोनेला टाइफी से होता है, तो इसका ए का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बी की बात की जाए, निमोनिया किससे हो सकता है, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा से हो सकता है, तो बी का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिलियासिस होता है विचनेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टिस, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। तो ओवरऑल जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ब्लूइश कलर लिप्स एंड फिंगर नेल्स। द पेशेंट वॉज डायग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन। जो पेशेंट है ना उसमें क्या इन्फेक्शन ऑफ द एल्वियोलाई है, इसमें सारे सिम्टम्स है, तो उसे ना निमोनिया है, और जो निमोनिया है वो होता है इन्फेक्शन ऑफ हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। एजर्शन है, वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस इंटरफ्रॉन्स। तो ये ना करेक्ट है। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है ना वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं इंटरफ्रॉन्स। ये जो इंटरफ्रॉन्स है ना नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करते हैं वायरल इन्फेक्शन से। रीजन दिया, इंटरफ्रॉन्स कैन कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल।
तो ये गलत है। ठीक है, तो हमारा एजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चैप्टर नंबर 8 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है द लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू। स्विस चीज में लार्ज होल होते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ CO2 और इसको बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज किया जाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल लेते हैं ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम जो ऑर्गन लेते हैं ना, हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर सकती है, तो हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं और इसमें जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल यूज हो सकता है इसे हम साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन बिलो आर लिस्ट ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर सोर्सेस। हमें मैच करना है। सबसे पहले हमें दिया साइक्लोस्पोरिन ए, इसका ऑप्शन होता है सेकंड। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये बनाता है और अभी हमने पढ़ा था ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूजफुल होता है। सेकंड है स्टैटिन। जो स्टैटिन है ये प्रोड्यूस करता है मोनेस्कस परप्यूरियक्स। जो स्टैटिन होता है ना, ये बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है इसे प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोकोकस। ये बॉडी में क्या करता है, जो ब्लड क्लॉट होता है ना उसको ब्लड वेसल में कम करता है। डी है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसे बनाता है पेनिसिलियम नोटेटम, तो इसके ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बट इट इज नॉट ऑटोट्रॉप। अगर ऑटोट्रॉप की बात की जाए ना तो इसमें ऑस्लिटोरिया, एनाबेना और जो नॉस्टॉक है वो ऑटोट्रॉप है, वेरियस जो राइजोबियम है ना वो याद रखना वो क्या है, हिटेरोट्रॉपिक है। ठीक है, तो राइजोबियम इज हिटेरोट्रॉपिक और ये प्रेजेंट होता है नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की नोड्यूल में प्रेजेंट होता है, प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है और साथ में क्या करता है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सम साइनोबैक्टीरिया इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दैट एनरिच द सॉइल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर। तो जो साइनोबैक्टीरिया है ना वो याद रखना क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, और कौन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एनाबेना और नॉस्टॉक वो साइनोबैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का एजर्शन है बैक्लोवायरस आर बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ जीनस न्यूक्लियोपॉलीहिड्रोवायरस, तो ये करेक्ट है। तो ये एज ए बायो कंट्रोल एजेंट काम करते हैं। तो याद रखना ये स्पेसिफिक ना स्पीशीज के इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम ना एज ए नैरो स्पेक्ट्रम हम इंसेक्टिसाइडल यूज के लिए हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो बैक्लोवायरस जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट काम करता है। एजर्शन करेक्ट है। रीजन है दे आर अफेक्टिव अगेंस्ट द प्लांट पैथोजन, तो प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट भी ये क्या है, इफेक्टिव है। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था जो बैक्लोवायरस है वो बायो कंट्रोल एजेंट है, वो स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के लिए ही क्या है, काम करते हैं और ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल यूज है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एजर्शन रीजन आर करेक्ट, whereas रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है एजर्शन दिया है ग्लोमस शो सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स। जो ग्लोमस है ना वो एक तरफ का क्या होता है, फंगाई होता है और इसका ना सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है हायर प्लांट के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, वी कॉल्ड इट एज माइकोराइजा, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है, तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया है एजोस्पाइरुलम एंड एजोटोबैक्टर आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। रीजन भी हमें करेक्ट दिया हुआ है, बट ये एजर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। तो जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं ना तो याद रखना जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें क्या होता है, विटामिन B12 जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। जब बेवरेज बनता है तो उसके लिए यूज किया जाता है सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, इसे ना ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो कॉल इट एज ब्रूअर यीस्ट। ये ना फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प इन फर्मेंटेशन और इससे ना इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है
ए बायो कंट्रोल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी, ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक एंड सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक नहीं होना चाहिए, फ्री लिविंग एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए, नैरो स्पेक्ट्रम एंड सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक नहीं होना चाहिए, स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, तो नॉन टारगेट पे इनएक्टिव होना चाहिए और टारगेट में एक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका हमारा एग्जाम्पल है बैक्लो वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रिलेशन टू ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन प्लांट। बीटी कॉटन प्लांट में हम क्या करते हैं, जो बैसिलस thuringiensis है उसके हम जीन्स लेते हैं, प्लांट में डालते हैं, तो बीटी कॉटन बनता है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंसेक्ट्स। ए है क्रॉप यील्ड लॉस ड्यू टू अटैक बाय बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया इज रिड्यूस, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो बैसिलस thuringiensis अटैक नहीं करता, क्रॉप यील्ड को रिड्यूस नहीं करता। क्रॉप यील्ड रिड्यूस बाय अटैक ऑफ लिपिडोटेरेंस इंसेक्ट इज रिड्यूस, ये करेक्ट है। यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड इन द कॉटन फील्ड इज मिनिमाइज्ड, तो ये भी करेक्ट है। बेटर क्वालिटी कॉटन इज प्रोड्यूस, ये भी करेक्ट है। तो हमें गलत स्टेटमेंट बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये वेस्ट वाटर का हम एस्टिमेट करते हैं बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें ना हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम हम मेजर करते हैं, और ऑक्सीजन किस लिए कंज्यूम होता है, क्योंकि इसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है इन 1 लीटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, BOD कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसमें स्लज बनता है और उसमें ना काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और उसको हम ट्रीट करते हैं एनारोबिक डाइजेस्टर में। एनारोबिक डाइजेस्टर में हम क्या लेते हैं, माइक्रोब्स लेते हैं, ठीक है। ये एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनएरोबिक वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो इसे एनएरोबिक डाइजेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेथनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, मेथनोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, ऑक्सीजन इसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग, कैटल डंग में जब आपने मीथेन प्रोड्यूस किया, जो रिमेन होता है ना, उसे एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और साथ में क्या होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है लैक्टोबैसिलस दैट सेट मिल्क इनटू कर्ड इज कैटेगराइज्ड एज, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये एक तरह का क्या होता है, हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चैप्टर नंबर 10 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड आर, तो हम ना बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में मॉलिक्यूलर सीजर मतलब डीएनए को कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को ना रिकॉग्नाइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, ठीक है, और ये जो डीएनए है उसको कट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है इनटू प्लांट होस्ट सेल में हमें इंट्रोड्यूस करना है, इज अचीव्ड बाय मेकिंग देम। तो प्लांट होस्ट सेल में अगर आप एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप जीन गन यूज करते हो। जीन गन में हम क्या करते हैं, हाई स्पीड ना माइक्रो पार्टिकल लेते हैं गोल्ड और टंगस्टन का, उसके साथ डीएनए मिक्स करते हैं और हम न्यूक्लियस ऑफ प्लांट होस्ट सेल को हिट करते हैं, एज रिजल्ट वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जीन गन को ना बायोलिस्टिक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन बिलो इज द रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर ए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस PST1। PST1 का रिस्ट्रिक्शन हमें साइट्स दिया हुआ है, एंड द क्लीवेज साइट दिया डीएनए में कहाँ पे डीएनए कट हुआ है, A और G यहाँ पे है और यहाँ पे भी A और G में कट लगा हुआ है,
चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट रिजल्टेंट फ्रेगमेंट्स बाय एक्शन ऑफ एंजाइम। अब फ्रेगमेंट कैसे होगा, पहले वाले में ए और जी के बीच में कट लगा है, सेकंड वाले में जी और ए के बीच में कट लगा है। तो अगर आप इस सारी ऑप्शन देखोगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सी टी जी सी ए साथ में है, जी सेपरेट है, यहाँ पे जी सेपरेट है, ए सी जी टी सी सेपरेट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एजर्शन दिया सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर आर यूज्ड ड्यूरिंग एनीलिंग इन पीसीआर। तो पीसीआर में सबसे पहले क्या होता है, सपोज हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट है, तो सबसे पहले हम डीनेचुरेशन से दोनों जो सेगमेंट्स है उसको सेपरेट करते हैं, उसके बाद एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग में क्या होता है, सपोज हमारे पास डीएनए है यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम, यह है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो 3 प्राइम वाली जगह पे हम क्या करते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का एक स्मॉल पॉलीमर ना ऐड करते हैं। एजर्शन की बात करोगे तो एजर्शन करेक्ट है कि सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर आर यूज्ड ड्यूरिंग एनीलिंग इन ए पीसीआर। रीजन दिया हुआ है द प्राइमर बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बाइंड कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री रीजन पे। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की चेन है ना, इसको एक्सटेंड करके वो पूरा डीएनए बनाता है। सो दैट्स व्हाई ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड नहीं है। सबसे पहले एंजाइम की बात करेंगे, जो लाइसोजाइम है वो क्या करेगा, जो सेल वॉल है ना बैक्टीरिया का वो ब्रेक करने में हेल्प करेगा ताकि सारा बाकी मटेरियल रिलीज हो जाए। राइबो जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, आरएनए को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। अब जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस है वो डीएनए को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, और जो प्रोटीएस है वो किसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें डीएनए की रिक्वायरमेंट है। तो हमें अगर डीएनए की रिक्वायरमेंट है तो हम बाकी चीजों को ब्रेक करेंगे, तो हम लाइसोजाइम यूज करेंगे, राइबोन्यूक्लियस यूज करेंगे, प्रोटीएस यूज करेंगे, बट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये डीएनए को ब्रेक कर देगा और हम डीएनए को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द गिवन फिगर शो द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लाज्मिड। हमें प्लाज्मिड दिया PBr322, इसमें हमें ORI दिया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे है BAMH1। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है BAMH1, जहाँ पे BAMH1 जो एंडोन्यूक्लियस है कट करता है। ए फॉरेन डीएनए वाज लाइगेटेड एट BAMH1, तो फॉरेन डीएनए यहाँ पे ऐड किया गया BAMH1 वाली साइट पे। द ट्रांसफॉर्मेंट वर देन ग्रोन, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेंट को ग्रोन किया गया मीडियम पे जहाँ पे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल कॉलोनी फ्रॉम द गिवन टेबल। अब बैक्टीरिया किस में ग्रो करेगा, अगर हम बात करें ना फर्स्ट वाले में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, तो अगर आप उसे एम्पिसिलिन में ग्रो करोगे तो वो क्या करेगा, ग्रोथ शो करेगा। ठीक है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। बट अगर आप टेट्रासाइक्लिन में उसे ग्रो करोगे ना, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन को रिमूव करके फॉरेन डीएनए ऐड किया गया है, तो इस जगह पे क्या है, रेजिस्टेंस अब नहीं रही है। तो अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो करोगे टेट्रासाइक्लिन में तो वो कोई ग्रोथ शो नहीं करेगा क्योंकि उसको रिमूव करके फॉरेन डीएनए ऐड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मीडियम विद टेट्रासाइक्लिन में नो ग्रोथ होगा, मीडियम विद एम्पिसिलिन में ग्रोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एजर्शन दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहला था, ई कोलाई हैविंग PBr322 विद डीएनए इंसर्ट एट BAMH1 साइड कैनॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उस साइड पे क्या हो जाएगा, जो ये वाली जीन्स है वो रिमूव हो जाएगी, फॉरेन डीएनए ऐड हो जाएगा। रीजन दिया है, रिकॉग्निशन साइट फॉर BAMH1 इज प्रेजेंट एट टेट्रासाइक्लिन रीजन ऑफ PBr322। तो एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एजर्शन है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डन बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, एजर्शन करेक्ट है। अब रीजन क्या दिया है, इट इज पॉसिबल टू एम्प्लीफाई डीएनए सेगमेंट अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम विद स्पैन ऑफ 1 डे। तो रीजन भी करेक्ट दिया, तो हम 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हैं, बट ये एजर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। करेक्ट रीजन होना चाहिए था कि इसमें क्या होते हैं, अगर आपको एम्प्लीफिकेशन करने हैं तो 3 स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो करते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, उससे हम बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेयर एजर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एजर्शन दिया है, बैक्टीरियल सेल कैन बी मेड कॉम्पिटेंट बाय ट्रीटिंग देम विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन। तो ये करेक्ट है।
जो बैक्टीरियल सेल है ना वो डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसे कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम 2+ यूज कर सकते हैं। रीजन क्या दिया है? द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल विद डाइवेलेंट कैटायन इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। तो रीजन भी हमें करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि जब आप डाइवेलेंट कैटायन देते हो ना तो उसकी जो एफिशिएंसी है कि वो डीएनए एक्सेप्ट कर ले वो इंक्रीज हो जाता है, तो ज्यादा डीएनए ट्रांसफर हो सकता है थ्रू इट्स पोर। तो एजर्शन का रीजन भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर द गिवन डीएनए सेगमेंट। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब इसी सीक्वेंस को हम उल्टा कर देंगे, तो हम 3' यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले टी आ रहा था, फिर लिखेंगे टी, फिर ए सी जी टी टी ए 5'। तो अगर आप इसी सीक्वेंस को उल्टा कर लेते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखोगे वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डीएनए सेगमेंट ऑन जेल स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना तो हमारे पास जो डीएनए की सेगमेंट आती है उसे हम स्टेन करते हैं यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। उसके बाद हम उसे व्यू करते हैं अंडर यूवी रेडिएशन और वो अपेयर होते हैं ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइगेस जॉइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल। तो पहला एक ऑप्शन हमें करेक्ट दिया हुआ है, बाकी भी देख लेते हैं। पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। जो पॉलीमरेज है वो डीएनए को ना एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, तो ये गलत दिया हुआ है। न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये भी गलत है, ये डीएनए को कट करने में न्यूक्लियस हेल्प करता है। एक्सोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। ये विद इन डीएनए कट नहीं करता, जो डीएनए है उसके टर्मिनल पोजीशन पे एक्सोन्यूक्लियस कट करता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जो लाइगेस है वो ज्वाइन करता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात की जाए ना, सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है डीनेचुरेशन। डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का चेन ना ऐड किया जाता है, स्मॉल चेन ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद क्या होता है? टैग पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए को एक्सटेंड करता है। तो ये जो 3 स्टेप्स है ये है डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ए प्लाज्मिड टू सर्व एज ए वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। हम ना प्लाज्मिड को ऐसे वेक्टर यूज करते हैं, उसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और उससे हम क्या करते हैं, जब वो वेक्टर ना मल्टीप्लाई होता है तो हमारा जो जीन है वो भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, उसके पास हम क्या करते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट लिंक करते हैं, ताकि जब वो रेप्लिकेट हो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट हो। और जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है दैट शुड सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सपोर्ट करना चाहिए हाई कॉपी नंबर। ठीक है, जितना ज्यादा वो कॉपीज बनाएगा, ठीक है, प्लाज्मिड की, उतना जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज बनेगी, तो वो उसे हाई कॉपी नंबर सपोर्ट करना चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। हम हीट शॉक इसलिए देते हैं बैक्टीरिया को ताकि वो क्या कर पाए? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना वो डीएनए को इजीली एक्सेप्ट कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू ट्रांजिट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल में जो भी पोर्स है उससे जो बैक्टीरिया है वो डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है जैसे HIN2 वो हमेशा डीएनए को कट करता है पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस ना रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पढ़ के वहां पे कट लगाता है, और जो HIN2 है इसमें ना 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का एजर्शन है, द स्टेरर फैसिलिटेट द इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन बायोरिएक्टर। अब बायोरिएक्टर में ना स्टेरर होता है, वो हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है। तो एजर्शन करेक्ट है। रीजन दिया, द स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जनरली हैव ए फ्लैट बेस। रीजन हमारा गलत है, क्योंकि जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है या तो ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, या तो इसका क्या होता है? कर्व बेस होता है, उसका फ्लैट बेस नहीं होता। रीजन हमारा गलत है। एजर्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्राई जीन्स दैट कोड फॉर इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन आर प्रेजेंट इन। जो क्राई जीन्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस में। दैट्स वाई हम अगर कॉटन में हमने ये जीन्स डालें तो उसे हम बीटी कॉटन कहते हैं। और जो क्राई जीन्स है ना
वो एक टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्राई प्रोटीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटी है जैसे बीटी कॉटन, ये ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू इन ग्रेन्स, तो जैसे हम गोल्डन राइस में विटामिन ए की न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये भी ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। हमें पूछा था विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और अगर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप की बात की जाए, इसमें भी हम ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट से इसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बीटी कॉटन इज नॉट पूछा है ए जीएम प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये जीएम मॉडिफाइड प्लांट है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी ये प्लांट है। ए बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, इसमें बैक्टीरिया का जीन जो क्राई जीन है वो एक्सप्रेस होता है, वो भी करेक्ट है। रेजिस्टेंस टू ऑल पेस्टिसाइड, ये इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होता है, नॉट रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है एजर्शन है माउस इज द मोस्ट प्रेफर्ड मैमल फॉर स्टडी ऑन जीन ट्रांसफर, तो ये करेक्ट है। माउस सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है फॉर जीन ट्रांसफर और ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। रीजन दिया है जो माउस है वो प्रोसेस करता है फीचर्स लाइक शॉर्ट ऑस्ट्रियस साइकिल, जेस्टेशन पीरियड, रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम, प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ऑफस्प्रिंग पर प्रेगनेंसी, तो रीजन भी करेक्ट है, ये एजर्शन का करेक्ट रीजन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज, ये एक प्रोटीन है जो यूज किया जाता है टू ट्रीट एम्फीसीमा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और उसके लिए ना गोल्डन राइस खा सकते हैं। गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक राइस होता है जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है fearing that the child to be born may have genetic disorder, child को genetic disorder है, couple goes to doctor, which one of the following technique is used to suggested by the doctor to cure the genetic disorder। genetic disorder को क्योर करने के लिए ना जीन थेरेपी किया जाता है। जीन थेरेपी में क्या होता है जो फॉल्टी जीन्स है ना, ठीक है, फॉल्टी जीन्स को ना रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, इसे रिप्लेस किया जाता है बाय नॉर्मल जीन और फंक्शनल जीन से, फंक्शनल जीन जिससे क्योर किया जाता है डिसऑर्डर, इसे जीन थेरेपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग ट्रांसजेनिक माइस इज दैट इट इज वेरी यूजफुल टू स्टडी वैक्सीन सेफ्टी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसजेनिक माइस है ना उससे हम ना स्टडी कर सकते हैं वैक्सीन की सेफ्टी, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है द इलीगल एंड अनलॉफुल डेवलपमेंट ऑफ बायोमटेरियल विदाउट पेमेंट टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ देयर ओरिजिन इज कॉल्ड एज। अगर आप किसी भी कंट्री के या किसी कल्चर के आप बायो मटेरियल और उसकी क्रॉप आप यूज कर रहे हो विदाउट देयर परमिशन और इलीगली और अनलॉफुली आप अगर वो यूज करते हो किसी का बायो मटेरियल, तो इसे बायो पायरेसी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है बैसिलस thuringiensis जिसे हम बीटी स्टेन कहते हैं हैज बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नॉवल, तो इससे हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, हम इससे बीटी कॉटन बना सकते हैं, बीटी ब्रिंजल बना सकते हैं, तो हम बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट बना सकते हैं जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, अगर हम बात करें ना जो ह्यूमन इंसुलिन होता है ना वो पहले ना प्रो इंसुलिन की फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसमें ना 3 पेप्टाइड की चेन होती है ए बी एंड सी, और जब ये इंसुलिन क्या करता है मैच्योर करता है ना तो जो सी चेन है वो क्या होता है, सी पेप्टाइड की चेन क्या हो जाती है रिमूव हो जाती है और ए बी ना एक दूसरे से कंबाइन करते हैं बाय सल्फाइड लिंकेज, ठीक है, सल्फाइड लिंकेज से वो इंसुलिन बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो सी पेप्टाइड है रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 12 है द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए, एडीए क्या होता है एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम है ना इसकी जो जीन्स होती है ना वो प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट में, ठीक है, तो लिम्फोसाइट ही क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं एडीए। क्वेश्चन नंबर 13 है द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज, अगर बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन होता है ना वो पहले ना इनएक्टिव फॉर्म में होता है,
ठीक है, तो जब कोई इंसेक्ट उसे खाता है ना, ठीक है, उसके गट में क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है। ठीक है, इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन पीएच होता है, जिससे ये जो टॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट से क्या होता है, एक्टिवेशन होता है टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis। क्वेश्चन नंबर 14 है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। तो ना आरएनए इंटरफेरेंस से जीन को साइलेंस किया जाता है, और ये किया जाता है बिकॉज ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, वो बाइंड करता है, इट बाइंड्स टू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और इसकी जो ट्रांसलेशन है ना, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सो प्रिवेंट इट्स ट्रांसलेशन। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसे साइलेंसिंग ऑफ द जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है GEAC स्टैंड फॉर। जो GEAC है इसका मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, करेक्ट है। तो ये जो कमेटी होती है ना, इनका मेन फंक्शन होता है, ये चेक करते हैं वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च और साथ में सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 16 है एजर्शन है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन इज एन पैथोजन फॉर सेवरल मोनोकॉट प्लांट। तो ये गलत है। जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन है ये ना पैथोजन होता है डाइकॉट प्लांट का। ठीक है, तो हमारा एजर्शन क्या है, गलत है। रीजन देखेंगे, इट इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ DNA एज tDNA टू ए ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ए ट्यूमर। तो रीजन हमें करेक्ट दिया है, तो एजर्शन गलत है, रीजन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंग टू ए पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल आर। कुछ एट्रीब्यूट ना पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं बट इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करते, हमें उसके बारे में बताना है। बर्थ रेट और डेथ रेट ना पॉपुलेशन का होता है, तो ये करेक्ट है। मेल एंड फीमेल ना इंडिविजुअल होता है, तो ये पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करते। बर्थ और डेथ इंडिविजुअल का होता है, तो ये पॉपुलेशन को बिलोंग नहीं करते। वेरा सेक्स रेशियो ना पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है एजर्शन है जो मोनार्क बटरफ्लाई है इट इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू द प्रीडेटर। एजर्शन करेक्ट है। जो मोनार्क बटरफ्लाई है काफी डिस्टेस्टफुल होता है प्रीडेटर के लिए। रीजन दिया हुआ है बटरफ्लाई हैज ए वेरी रफ स्किन विच इज नॉट पैलेटेबल। मतलब उसकी इतनी रफ स्किन है कि उसे खा नहीं सकते, रीजन गलत है। एक्चुअल में क्या होता है, जो बटरफ्लाई होती है ना, वो कैटरपिलर स्टेज में ना एक ना वीड को खाता है जो पॉइजनस होता है, उसकी वजह से ना उसके अंदर आ जाता है एक स्पेशल केमिकल। ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाता है, एक स्पेशल केमिकल आता है जो काफी डिस्टेस्टफुल होता है टू द प्रीडेटर। तो इसमें एजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग ट्री एंड सर्टेन वास्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो वास्प और फिग ट्री का रिलेशनशिप है इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जो वास्प है ना वो क्या करता है, फिग ट्री की ना वो क्या करता है, उसकी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वेरस जो वास्प है ना उसे क्या मिलता है, ओवी पोजीशन, वो ना अपना एग कर सकता है फिग ट्री के फ्रूट में। सो दोनों को बेनिफिट होता है, तो इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वाति वॉज growing a bacterial colony in a culture flask under ideal laboratory condition where the resources are replenished. Which of the following equation will represent the growth in this case? तो हमें बताना है कौन सी इक्वेशन ग्रोथ बता रहा है। पॉपुलेशन साइज n है, बर्थ रेट b है, डेथ रेट d है, टाइम पीरियड t है, कैरिंग कैपेसिटी k है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो रिसोर्सेज है वो रिप्लेनिश हो रहे हैं, मतलब जो रिसोर्सेज है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, और जब अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं ना तो जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है, और उसकी अगर इक्वेशन की बात की जाए ये होता है dn/dt इज इक्वल टू rn, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन इज द एज पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन 2011 सेंसिक्स। इट डिपिक्ट द मेल पॉपुलेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। मेल लेफ्ट हैंड साइड में है, फीमेल राइट हैंड साइड में है। जो न्यू बॉर्न है टुवर्ड द बेस, न्यू बॉर्न बेस की तरफ है। एंड ग्रेजुअली एज इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम बेस टू टॉप। तो जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एज इंक्रीज हो रहा है, और जो ओल्डेस्ट पॉपुलेशन है टॉप में है। हमें ये पिरामिड स्टडी करना है और हमें बताना है। सबसे पहले एजर्शन दिया हुआ है इट इज ए स्टेबल पॉपुलेशन, तो एजर्शन करेक्ट है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक बेल शेप कर्व बन रहा है, तो इसे ना हम स्टेबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। अगर आप देखोगे ना प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट वो दोनों क्या है, सेम है, तो इसे स्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर ऑलमोस्ट इन इक्वल नंबर
एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर रिलेटिवली लो। तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले क्या है, कम है, वेराज प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो एजर्शन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट रीजन, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट। जो गॉस का प्रिंसिपल था वो ये कहता है जो दो स्पीशीज हैं अगर वो compete कर रहे हैं सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते इनडेफिनेटली। ठीक है, तो एक स्पीशीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, नो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश इनडेफिनेटली फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है एजर्शन दिया है प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव इंटरेक्शन। तो ये करेक्ट है। इसमें क्या होता है, जो एक स्पीशीज है वो बेनिफिट होती है और अदर स्पीशीज को क्या होता है, हार्म होता है, तो इसे नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। एजर्शन करेक्ट है। रीजन क्या दिया हुआ है, जो प्रीडेटर और पैरासाइट है लिमिट करते हैं पॉपुलेशन ऑफ देयर होस्ट स्पीशीज, क्योंकि वो होस्ट स्पीशीज को हार्म करते हैं, सो एज ए रिजल्ट उनकी जो पॉपुलेशन है वो लिमिट हो जाती है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज करेक्टली लेबल्ड विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम। हमें बताना है कौन सा करेक्टली लेबल्ड है। हमें ए बी सी दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप बी वाले कर्व को देखोगे, जे शेप कर्व है, इसे एक्सपोनेंशियल कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप सी वाले को देखोगे, ये सिग्मॉइड कर्व है, ये तब आता है जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो इसे लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं। ठीक है, हर एक इन्वायरमेंट का क्या होता है, हर एक हैबिटेट का एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जब वो रीच हो जाता है ना, तो ये कर्व क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, ये ए दिया हुआ है, इसे हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे, बी लॉजिस्टिक दिया हुआ है, ये गलत है। सी कैरिंग कैपेसिटी दिया हुआ गलत है। सी एक्सपोनेंशियल कर्व दिया वो गलत है। वेराज जो ए दिया हुआ है कैरिंग कैपेसिटी, ये करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग प्रीडेटर्स। प्रीडेटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, तो ये करेक्ट है, हमें फॉल्स बताना है। प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, ये भी करेक्ट है। If predator is not efficient, then the prey population will become extinct. अगर वो efficient होता है ना, तब population extinct होता है, और अगर वो efficient नहीं है तो prey का population increase होता है। तो ये false दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है which one of the following microbes from symbiotic association with plants help them in their nutrition। तो जो symbiotic relationship प्लांट के साथ बनाता है वो है क्लोमस। क्लोमस एक तरह का फंगस होता है, तो प्लांट के साथ ये एसोसिएशन करता है, उसे माइकोराइजा कहते हैं, और प्लांट को हेल्प करता है वो न्यूट्रिशन लेने में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है ए डिक्लाइन इन पॉपुलेशन साइज विल बी इन द सिमुलेशन। पॉपुलेशन का साइज डिक्लाइन कब करेगा। पहला दिया हुआ है नेटेलिटी इज लेस देन द मोर्टेलिटी। तो अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट कम है, तो पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। अगर नेटेलिटी ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, तो ये गलत है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन अगर दोनों इक्वल हैं तो पॉपुलेशन का साइज सेम रहेगा, और अगर इमिग्रेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एप्लीकेबल फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स ग्रोइंग इन ए नेचर अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन आर अवेलेबल टू देम विल बी। अगर हम बात करें ना, जो पॉपुलेशन है बीटल की और अनलिमिटेड रिसोर्स प्रेजेंट है, तो ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और ना जे शेप्ड कर्व बनता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी, तो इसमें जे शेप कर्व आपको दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 1 है एजर्शन दिया डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड क्यूटिन। डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो होता है जब डेट्राइटस रिच होता है लिग्निन में, और साथ में किस में रिच होना चाहिए, काइटिन में, बट यहाँ पे क्या दिया, क्यूटिन दिया हुआ है, तो ये गलत है। रीजन दिया हुआ है डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज द मेजर कॉन्डुइट। कॉन्डुइट मीन चैनल फॉर एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम रिस्पेक्टिवली। हमें बताना है जो मेजर कॉन्डुइट मतलब चैनल ऑफ एनर्जी फ्लो होता है टेरेस्ट्रियल में कौन सा होता है, याद रखना इसमें होता है डेट्राइटस फूड चेन।
डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो इसमें डेड ऑर्गेनिक क्या होता है, मैटर होता है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाते हैं, डेट्राइटिवोर्स खाते हैं, ठीक है। तो वहां से ये शुरू होता है। वेयर एज जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन होता है। अब ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है ना, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स फूड बनाते हैं, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर होता है प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शरी, तो इसे ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में डेट्राइटस फूड चेन मेजर होता है और एक्वेटिक सिस्टम में ग्रेजिंग, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एजर्शन दिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये गलत है। तो जब प्लांट ना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, तो उसको हम बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब क्या होता है, उसमें से क्या होता है, जो कुछ एनर्जी है वो कौन यूज कर लेते हैं, प्लांट यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, उसे रेस्पिरेशन लॉस कहते हैं। तो उसके बाद जो बचता है उसे एनपीपी कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जीपीपी ज्यादा होता है, बट यहाँ पे लेस दिया हुआ है, तो ये गलत है। रीजन दिया हुआ है रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो उनका भी ऑर्गेनिक मैटर बनता है, तो उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। रीजन हमारा करेक्ट है, एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इकोलॉजिकल पैरामिड दैट कैन नेवर बी इन्वर्टेड इज। इकोलॉजिकल पैरामिड जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, उसे हम पैरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्योंकि जो एनर्जी है ना, जब वो एक टॉपिक लेवल से सेकंड टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, तो सिर्फ 10% होती है, 90% ना एटमॉस्फेयर में लॉस हो जाता है। सो हमेशा क्या होता है, पैरामिड ऑफ एनर्जी इज अपराइट, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी फ्लो आर फॉल्स। तो एनर्जी फ्लो के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले दिया डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये इन्होंने क्या दिया हुआ है, करेक्ट दिया हुआ है, हमें गलत बताना है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम डेट्राइटस फूड चेन इज द मेजर कंडुइट ऑफ एनर्जी फ्लो, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ना ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, मेन फ्लो होता है वहां से। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन, तो ये गलत दिया हुआ है। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, जो डेट्राइटस फूड चेन है वो मेजर कंडुइट होता है। प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, तो ये करेक्ट है, जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं फूड चेन के। तो अगर हम बात करें जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए फूड चेन पीकॉक ईट स्नेक विच इज फेड बाय फ्रॉग, फ्रॉग ईट इंसेक्ट बाय इंसेक्ट ईट ग्रीन प्लांट्स, पोजीशन द पीकॉक इन फूड चेन। अगर हम पोजीशन की बात करें, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, प्लांट आएगा, ठीक है। प्लांट को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा, ठीक है। इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा, पीकॉक खाएगा, ठीक है। तो जो पीकॉक है ना, वो क्या है, टॉप ऑफ द फूड चेन प्रेजेंट है, और इसे हम लिख सकते हैं एट द टॉप ऑफ द एपेक्स, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द अमाउंट ऑफ PAR ट्रैप्ड बाय प्लांट। PAR होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो सनलाइट होती है उसमें से कुछ रेडिएशन ना प्लांट क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे PAR कहते हैं, और प्लांट सिर्फ उसमें 2 से 10% एब्जॉर्ब कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम पैरामिड ऑफ बायोमास। अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात की जाए ना, तो पैरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन का साइज क्या होता है, काफी स्मॉल होता है, ठीक है, और इसका ओवरऑल मास क्या होता है, लेस होता है। उसके ऊपर क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। जू प्लैंक्टन का क्या याद रखना, उनका मास फाइटोप्लैंक्टन से भी ज्यादा होता है, उसके ऊपर स्मॉल फिश, लार्ज फिश, तो ये जो पैरामिड बनता है इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड पैरामिड, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द इक्वेशन GPP माइनस आर इज इक्वल टू NPP। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, जो आर होता है ना वो रेस्पिरेशन लॉस होता है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक इज। याद रखना, लेक में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है। फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन, तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चैप्टर नंबर 13 है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द IUCN Red Data List 2004 in the last 500 years document the extinction of nearly
784 स्पीशीज। तो ना अराउंड 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुए हैं लास्ट 500 ईयर्स में, इंक्लूडिंग कितने इन्वर्टिब्रेट्स? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 359 इन्वर्टिब्रेट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ह्यूमन सेटलमेंट से ना हैबिटेट लॉस होता है, जिससे फ्रेगमेंटेशन होता है और स्मॉल पैचेस ऑफ हैबिटेट बनता है। हमें स्टेटमेंट बताना है, हाउ ए स्मॉल पैच डिफर फ्रॉम लार्ज पैच ऑफ द सेम हैबिटेट। तो स्मॉल पैच जो होता है वो क्यों डिफर होता है लार्ज पैच से? सबसे पहले इन्वेजिव स्पीशीज विल नेवर बी सीन है, तो ये गलत है क्योंकि इन्वेजिव स्पीशीज भी यहाँ पे आ सकती है स्मॉल पैच पे। पॉपुलेशन ऑफ लार्ज एनिमल डिक्रीज, तो ये करेक्ट है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है, स्मॉल पैच पे नहीं रह पाएगा, उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। बायोडाइवर्सिटी भी क्या होता है? डिक्रीज होता है क्योंकि स्मॉल पैच है। कंपटीशन फ्रॉम सराउंडिंग हैबिटेट इंक्रीज, तो इससे क्या हो जाएगा? स्मॉल पैच में ना कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इट इज ऑब्जर्व दैट द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव। तो याद रखना जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है ना वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है, और जब पोल की तरफ मूव करते हो तो डाइवर्सिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए लॉग स्केल। अगर नॉर्मली अगर आप स्पीशीज एरिया का रिलेशनशिप बनाओ ना तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है जो होता है s इज इक्वल टू सी ए रेज टू पावर z। बट अगर आप लॉग स्केल में बनाओ ना तो ये क्या बन जाता है? लीनियर बन जाता है। ठीक है, तो लॉग स्केल में ये होता है log ऑफ s इज इक्वल टू log ऑफ c प्लस z log ऑफ a। ठीक है, तो लॉग स्केल में याद रखना ये क्या हो जाता है? लीनियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द XC2 कंजर्वेशन मेथड्स फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज। XC2 में क्या होता है? जो स्पीशीज है ना वो आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट में ना उसे हम क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों ना इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है। वेयर एज जो क्रायो प्रेजर्वेशन है इसमें क्या कर सकते हैं? जो गैमीट्स है ना थ्रेटेंड स्पीशीज के, उसको क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं ताकि बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, एजर्शन है, एक कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज इज मोर स्टेबल देन विद लेस स्पीशीज। तो मोर स्पीशीज वाली जो कम्युनिटी है वो ज्यादा स्टेबल होती है देन लेस स्पीशीज। याद रखना जब स्टेबल होता है ना तो वो ना कोई भी डिस्टर्बेंस को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं और एलियन स्पीशीज इन्वेजन से रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। एजर्शन करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है, मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज हो लेसर द वेरिएशन इन टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर, तभी हम इसे क्या बोलते हैं? ये स्टेबल है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन में आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है। अगर सेक्रेड ग्रोव, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए ये इन सीटू कंजर्वेशन है। वेयर एज जो सीड बैंक है वहां पे सीड को प्रिजर्व किया जाता है, ये XC2 कंजर्वेशन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एजर्शन है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन टेम्परेट एरिया। ये गलत है। मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी होता है ना वो क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया में होता है। रीजन दिया हुआ है, टेम्परेट एरिया हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पीसीएशन एंड फॉर सपोर्टिंग वेराइटी एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये करेक्ट है। टेम्परेट रीजन में क्या होता है? ट्रॉपिकल से कम बायोडाइवर्सिटी होती है बट स्टिल उनके पास फेवरेबल कंडीशन होता है ताकि वो वेराइटी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर पाए। एजर्शन गलत है, रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एजर्शन है, डोडो, पैसेंजर पीचर, स्टेलर सी काउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ये करेक्ट है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रीजन है, excessive exploitation of species whether animal or plant reduce size of the population so that it becomes vulnerable to extinction। तो assertion correct है, reason correct है, इसका correct explanation है। तो option number A correct है। Question number 10 है, the highest number of species among the following in the world is represented by। अगर फंगाई, मॉसिस, एल्गी और लाइकन्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्पीशीज फंगाई की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेक्रेड ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन। सेक्रेड ग्रुप्स ना कुछ ऐसा रीजन होता है जहां पे ना उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, कल्चरल और रिलीजियस उसके बिलीफ होते हैं तो उससे डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो जो सेक्रेड ग्रुप्स है स्पेशली यूजफुल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन स्पीशीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो हमें इन सीटू कंजर्वेशन बताना है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो एक्स सीटू है, सीड बैंक क्या है एक्स सीटू है, बोटेनिकल गार्डन भी एक्स सीटू है, वेयर एस जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है इन सीटू है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज, तो ये है अराउंड 34। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इवल क्वार्टेट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इवल क्वार्टेट में आता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी आता है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी आता है, वेयरएज इंटेंसिव एग्रीकल्चर इवल क्वार्टेट में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है एजर्शन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन अकर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये जो है करेक्ट है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। रीजन क्या दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरिस गेरीपाइनस इन इंडियन रिवर हैज लेड टू डिक्लाइन इन नेटिव इंडियन फिशेस, तो ये करेक्ट है, इसे हम बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।